हेलो 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 हेलो। देखिए अब वॉइस क्लियर है सभी को। वॉइस क्लियर है, कमेंट करिए फटाफट। वॉइस में रिपीटेशन अब नहीं है। देखिए एक बार फिर से हम क्लास को जस्ट स्टार्ट करेंगे और एक बार शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग पिछले वीडियो में कनेक्ट हो पाए थे वो लोग फिर से कनेक्ट हो जाएं। हाँ, ये अचानक प्रॉब्लम होता है, हमें खुद नहीं पता चलता है कि कैसे वॉइस प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप लोग एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और हम लोग क्लास जस्ट जल्दी जितना जल्दी हो सके हम लोग स्टार्ट करें। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग डील करेंगे। वॉइस में रिपीटेशन अब नहीं है। देखिए एक बार फिर से हम क्लास को जस्ट स्टार्ट करेंगे और एक बार शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग पिछले वीडियो में कनेक्ट हो पाए थे वो लोग फिर से कनेक्ट हो जाए। ये अचानक प्रॉब्लम होता है, क्लियर है आज पता चलता है कि कैसे वॉइस प्रॉब्लम आ जाता है। एक बार शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग छूट गए हैं वो लोग भी कनेक्ट हो जाएं, जिनको पता नहीं चल रहा हो। तो सारे ग्रुप में एक बार शेयर करिए। हम लोग विदिन 2 से 3 मिनट में क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के क्लास से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में और आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार आप पढ़ के देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। आज हम लोग कन्वर्टर को ख़त्म करेंगे, जितना देर में हो, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना समय लगे कन्वर्टर को ख़त्म करने में, हम लोग कन्वर्टर को ख़त्म करेंगे। जल्दी से आप लोग शेयर करिए, विदिन 5 मिनट हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। जितना जल्दी हो सकता है शेयर करिए फटाफट। क्लियर है आज? जल्दी 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 शेयर करिए। कोई 1-2 स्टूडेंट जो है वो ग्रुप में भी मैसेज कर दिए, जो अपना ग्रुप है एप्लीकेशन का उसमें भी। अब हल्का है तो उसको छोड़िए सर, रिपीट हो रहा है, अभी तो नहीं होना चाहिए। हेलो, अभी भी रिपीट हो रहा है? रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार आप पढ़ के देखिएगा, बहुत मजा आएगा। आज हम लोग कन्वर्टर को खत्म करेंगे, जितना देर में हो, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना समय लगे कन्वर्टर को खत्म करने में, हम लोग कन्वर्टर को खत्म करेंगे। जल्दी से आप लोग शेयर करिए, विदिन 5 मिनट। कन्वर्टर रेक्टिफायर कल ही तो बताए थे, di/dt प्रोटेक्शन, di/dt और dv/dt दोनों तो बताए थे। एक बार वीडियो को आप देख लीजिएगा, कल का लाइव सेशन था उसमें लास्ट में बताए हैं, सबसे लास्ट में यही टॉपिक था। कोई 1-2 स्टूडेंट जो है वो ग्रुप में भी मैसेज कर दिए, जो अपना ग्रुप है एप्लीकेशन का, और जितना उसमें पॉइंट लिखे उतना ही काफ़ी है। वॉइस का रिपीटेशन अभी भी हो रहा है, अभी तो नहीं होना चाहिए, और अगर हो भी रहा है तो हम क्लास को स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब हमें पता नहीं चल रहा है ये कैसे होगा क्लियर। तो थोड़ा सा आप इग्नोर करके अच्छे तरीके से पढ़िए। कन्वर्टर रेक्टिफायर क्लास स्टार्ट किया जाए, यस या नो? di/dt प्रोटेक्शन, di/dt और dv/dt दोनों तो बताए थे। एक बार वीडियो को आप देख लीजिएगा, कल का लाइव सेशन था उसमें लास्ट में बताए हैं, सबसे लास्ट में यही टॉपिक था। जितना उसमें पॉइंट लिखे उतना ही काफ़ी है। वॉइस का रिपीटेशन अभी भी हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो हम क्लास को स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब हमें पता नहीं चल रहा है ये कैसे होगा क्लियर। तो क्लास को स्टार्ट करें या रिपीटेशन हो रहा है तो क्लास को एंड करें, क्योंकि हमसे नहीं हो पाएगा अब, क्योंकि हम जो कर रहे, जितना हमसे संभव हो सकता था हम कर रहे हैं, सिर्फ शेयर ही कर रहे हैं। आप स्टार्ट करिए, क्लास स्टार्ट किया जाए। सुमित, यस या नो? छोड़िए क्या बोले।
ठीक है, हम लोग देखिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले कन्वर्टर के बारे में कि कन्वर्टर होता क्या है। कन्वर्टर को ही हम लोग रेक्टिफायर भी कहते हैं। तो देखिए कन्वर्टर क्या है, तो ये एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है फिक्स एसी को, मतलब फिक्स एसी जो हमारा होता है उसको वेरिएबल डीसी में चेंज करने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग उपयोग करते हैं उसको हम लोग कन्वर्टर या रेक्टिफायर कहते हैं। क्योंकि हमसे नहीं हो पाएगा। तो वही लिखा है, द डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट फिक्स एसी इनटू वेरिएबल डीसी बाय चेंजिंग फायरिंग एंगल अल्फा। जो फायरिंग एंगल अल्फा है जिससे कि हम एससीआर को टर्न ऑन कर रहे थे गेट सप्लाई देकर, तो वो एंगल को वेरी करके हम इसको कंट्रोल करते हैं। मतलब क्या कहा कि कन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस है, कन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि फिक्स्ड एसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद कहा कि इन दिस रेक्टिफायर एससीआर इज यूज्ड, इसमें एससीआर उपयोग होता है। जो कि देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सर्किट बना हुआ है इसमें एससीआर है। तो देख के भी आप लिख सकते हैं कि यह पहले क्या है कि फिक्स्ड एसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, साथ ही साथ इसमें क्या है, इसमें हमारा एक एससीआर कनेक्टेड है। तो वही लिखे हैं, इन दिस रेक्टिफायर एससीआर इज यूज्ड एंड एससीआर इज कंट्रोल्ड बाय फायरिंग एंगल अल्फा। और एससीआर को हम लोग कंट्रोल किससे करते हैं, तो फायरिंग एंगल अल्फा से कंट्रोल करते हैं। क्योंकि जितना हम फायरिंग एंगल देंगे, गेट सप्लाई देंगे, उसी के अनुसार हमारा एससीआर जो है वो ऑन होगा और वही हमारा मेन इसका रेट होता है, उसी के अनुसार पर हमारा ये वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा है, इन ऑल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर नेचुरल कम्यूटेशन टेक प्लेस। जितने भी तरीके का हमारा फेज कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, अब आप लोग कमेंट पर ध्यान नहीं दीजिए, कमेंट को आप रोकिए और क्लास पर ध्यान दीजिए क्योंकि क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट नहीं। हाँ, तो देखिए क्या है कि इन ऑल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर नेचुरल कम्यूटेशन आर टेक प्लेस। याद रखने वाली बात यह है कि जितने भी हमारे कंट्रोल रेक्टिफायर होते हैं उन सब में हमारा नेचुरल कम्यूटेशन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है कि ए कंडक्टिंग एससीआर इज टर्न ऑफ ड्यू टू नेचुरल और लाइन कम्यूटेशन। जो कंडक्टिंग एससीआर है इसको हम लोग टर्न ऑफ करते हैं नेचुरल या लाइन कम्यूटेशन की मदद से। दिस कन्वर्टर आर सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव। ये जो कन्वर्टर हमारा होता है वो सिंपल होता है कंस्ट्रक्शन में भी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक हमारा जो है वो इसमें एससीआर कनेक्ट करते हैं और इसी से हम लोग इसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये एक्सपेंसिव भी कम होता है और सिंपल भी होता है कंस्ट्रक्शन में। तो ये हम लोग जाने हैं सिर्फ कि कन्वर्टर क्या होता है उसके बारे में। ये कन्वर्टर के बारे में अगर डायरेक्टली लिखने के लिए शॉर्ट नोट्स में कि राइट अबाउट कन्वर्टर, तो आप इतना लिखकर ये फिगर बना सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, ये फेज कंट्रोल रेक्टिफायर डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल कम्यूटेशन सर्किट। फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में हम किसी भी तरीके का एडिशनल हम लोग कंट्रोल सर्किट का उपयोग नहीं करते, मतलब कम्यूटेशन सर्किट का उपयोग नहीं करते हैं। तो ये हो गया फेज कंट्रोल रेक्टिफायर क्या है, और उसका ये देखिए ब्लॉक डायग्राम हो गया, ये इसका सिंबल हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब यहाँ पर इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है रेक्टिफायर का, तो वो आपको पता होगा, पेपर मिल में होता है, टेक्सटाइल मिल में होता है, बैटरी चार्जर में होता है, फ्लेक्सिबल स्पीड इंडस्ट्रियल ड्राइव में होता है, पोर्टेबल हैंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइव में होता है और हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में होता है। फायरिंग एंगल यह एक ऐसा एंगल होता है जो आप लोग देखे थे कि गेट सप्लाई को हम लोग देते थे ना, गेट सप्लाई, तो जिस एंगल के बाद हम लोग यहाँ पर आप जब वेव फॉर्म पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कहाँ पर फायरिंग एंगल है। फायरिंग एंगल के थ्रू हम लोग जो है वो एससीआर को ऑन करते हैं, फायरिंग एंगल के थ्रू ही। एससीआर एंड रेक्टिफायर का सिंबल में क्या डिफरेंस है? रेक्टिफायर के सर्किट में एससीआर का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, रेक्टिफायर का स्पेशल कोई सिंबल नहीं है यहाँ पे, कन्वर्टर का कोई स्पेशल सिंबल नहीं है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। शिवानी कुमारी, ये एससीआर का रेक्टिफायर में हम लोग उपयोग करते हैं, कन्वर्टर में हम लोग उपयोग करते हैं, कंट्रोल्ड कन्वर्टर में याद रखिएगा। रेक्टिफायर आप लोग पढ़े होंगे, वहाँ पर भी आप लोग जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे थर्ड सेम में या फोर्थ सेम में, जहाँ भी हो, याद तो नहीं है लेकिन शायद थर्ड सेम में, तो वहाँ पर आप जो पढ़ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफायर था, वो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं ये कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, तो वहाँ पर जो सिर्फ रेक्टिफायर था वहाँ पर हम लोग डायोड का उपयोग कर रहे थे, जबकि यहाँ पर सर बैक होके फिर से लाइव आइए ना सूरज, ये आना जाना बना हुआ रहेगा। अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत को आप लोग झेलिए, अगर थोड़ा सा इको का प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा सा आप इग्नोर करिए, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी हम क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं। इस तरीके से करिएगा तो कंटिन्यू आपका भी समय जाएगा, बर्बाद होगा और मेरा भी बर्बाद होगा। तो थोड़ा सा इग्नोर करिए और क्लास को ध्यान दीजिए। रिपीटेशन है तो थोड़ा हेडफोन का आप यूज करिए, दिक्कत नहीं होगा। तो हम क्या बोल रहे थे कि जो हमारा रेक्टिफायर आप पढ़े थे थर्ड सेम में, वो हमारा कंट्रोल रेक्टिफायर नहीं था, वो हमारा सिंपली रेक्टिफायर था। तो उसमें हम लोग किसका उपयोग कर रहे थे, तो उसमें हम लोग डायोड का उपयोग कर रहे थे, जबकि यहाँ पर जो हमारा है वो कंट्रोल रेक्टिफायर है, इसलिए इसमें हम लोग जो है वो एससीआर का उपयोग करते हैं। तो आपको फेज कंट्रोल रेक्टिफायर और उसका एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, 2014, 15, 16 का क्वेश्चन है आपके पास।
कैसे भेजे सर? सूरज, ये नहीं, अभी हमारे पास समय भी नहीं है। हम 2014, 15, 16 का आपको नहीं कराने जा रहे हैं क्योंकि मेरे पास उतना समय है नहीं। का प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा सा आप इग्नोर करिए, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी हम क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं। इस तरीके से करिएगा तो कंटिन्यू आपका भी समय जाएगा, बर्बाद होगा और मेरा भी बर्बाद होगा। थोड़ा सा इग्नोर करिए। तो यहाँ पर आप लोग देख लिए, अब दोबारा ये कमेंट नहीं आना चाहिए कि ये आवाज़ कम आ रहा है या ये आ रहा है, तो उस तरीके करिएगा तो क्लास को हम बंद कर देंगे। रेक्टिफायर आप पढ़े थे 3rd से, वो हमारा कंट्रोल क्योंकि आपके लिए कोई मेहनत करके पढ़ा रहा है और आप लोग फालतू का कमेंट कर रहे हैं कि आवाज़ में ये प्रॉब्लम। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो इग्नोर करिए, हम क्या कर सकते हैं। मेरा सेटअप तो 4 लाख का 5 लाख का सेटअप तो है नहीं, नॉर्मल सा सेटअप है, तो उसमें हो सकता है थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो आपको। लेकिन यहाँ पर जो कंटेंट आपको मिल रहा है ये कंटेंट वैल्यूएबल है, इस कंटेंट पर आप ध्यान दीजिए, ना कि बैकग्राउंड नॉइज पर आप ध्यान दीजिए। तो देखिए अब जो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक जो हम पढ़ें सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे दिए कि हमारा जो रेक्टिफायर है या कंट्रोल कन्वर्टर है, फेज कंट्रोल कन्वर्टर जो हमारा है ये क्या होता है, कंट्रोल कन्वर्टर। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज अभी जो हम पढ़ेंगे वो सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल कन्वर्टर विथ रेजिस्टिव लोड के लिए पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में डेफिनेटली आपको पूछता है, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मेरे पढ़ाने का स्टाइल से अगर आप वाकिफ होंगे, अगर मेरे पढ़ाने का स्टाइल आपको समझ में आता होगा, तो फिर आपको कहीं पर भी कोई भी 1% दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो लैंग्वेज लिखने की बात हो, चाहे वो आपको समझने की बात हो। मेरा पढ़ाने का स्टाइल फिगर के थ्रू होता है, बस फिगर को आप दिमाग में रखिए और फिगर से ही पूरे डाटा को लिख दीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो देखिए हम लोग क्या अभी पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर या रेक्टिफायर विथ रेजिस्टिव लोड। तो देखिए इसके कंस्ट्रक्शन में पहले देखते हैं कि क्या क्या है। तो इसके कंस्ट्रक्शन में आप देखिए कि एक हमारा क्या है, तो एक हमारा जो है वो हमारा एक SCR है, एक हमारा वोल्टेज सोर्स है और एक हमारा जो है वो रेजिस्टेंस या लोड कनेक्टेड है जो कि रेजिस्टिव नेचर का है। तो वही बात को देखिए यहाँ पर लैंग्वेज में हम लिखे हैं कि दिस सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए थायरिस्टर T। एक देखिए सर्किट जो है वो थायरिस्टर T इसके पास है, सीरीज विथ सोर्स एंड लोड, लोड और सोर्स के साथ ये सीरीज में कनेक्टेड है। ध्यान से देखिएगा, जिसको ये समझ में आ गया, जिसको ये फिगर समझ में आ गया, वो लैंग्वेज खुद अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। फिगर के थ्रू होता है, बस फिगर को आप दिमाग में रखिए और फिगर से ही पूरे डाटा को लिख दीजिए। हाँ छोड़िए, वो हम इग्नोर ही कर रहे हैं धीरे, जब क्या कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या अभी पढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन में देखिए, ध्यान दीजिएगा आप, कमेंट पर ध्यान आप लोग को भी नहीं देना है, सीधे सीधे आपको जो है वो जब हम बोले कमेंट करने के लिए तब कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना है। जब हम नहीं बोले कमेंट करने के लिए तो कोई भी कमेंट नहीं करेगा। जब हम बोले कि अगर कोई दिक्कत आपको हो तब जाके कमेंट करिए, यस नो में हम रिप्लाई मांगे तब जाके कमेंट करिए, बीच में कोई कमेंट नहीं करिएगा, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या देखे कि इसके फिगर में हमको क्या दिखा, तो हमको दिखा कि ये जो हमारा सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर या कन्वर्टर है जो कि रेजिस्टिव लोड के लिए, तो इसमें हम क्या देखें, तो इसमें हम लोग देखें कि इसके सर्किट में एक हमारा वोल्टेज सोर्स है, एक हमारा थायरिस्टर है और एक हमारा लोड है जो कि रेजिस्टिव नेचर का है, और जो कि ये तीनों जो है वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसलिए इसको लिखे क्या, द सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए थायरिस्टर T इन सीरीज विथ सोर्स एंड लोड, सोर्स और लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या लिखें, द सप्लाई ऑफ द कन्वर्टर इज गिवन बाय आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। यहाँ पर जो हम सप्लाई इसको दे रहे हैं कन्वर्टर को, या कन्वर्टर को, वो हम लोग आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के थ्रू दे रहे हैं, जिसका कि सेकेंडरी जो होता है उस सेकेंडरी इज गिवन एज, सेकेंडरी में जो हम लोग देते हैं VS इक्वल टू VM sin ओमेगा T। इसका जो सेकेंडरी है उसका जो वैल्यू आएगा वो हमारा बताएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं, याद तो खुद ब खुद हो जाएगा, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, 100% याद हो जाएगा। जहाँ कहीं जो हमसे पढ़े हुए होंगे उनको तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो अदर जगह पढ़े हैं घबराइए नहीं, सिर्फ 10 मिनट वेट करिए, 10 मिनट के अंदर आपको जो है वो हम बहुत ही अच्छे से वेवफॉर्म कैसे बनता है, कैसे याद रखेंगे, सब आपको बता देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि इसका सेकेंडरी जो होता है वो सेकेंडरी में, मतलब जो हमारा ये जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है इसके सेकेंडरी में हमारा जो वोल्टेज मिलता है वो VM sin ओमेगा T होता है, और यही वोल्टेज जो हमारा होता है VM sin ओमेगा T, यही इस जो हमारा थायरिस्टर है इसके पास जाता है, मतलब पूरा सर्किट के लिए यही हमारा वोल्टेज है VM sin ओमेगा T। अब देखिए इसके ऑपरेशन को पढ़ने के लिए हमको वेव फॉर्म समझना होगा, उसके बाद हम इसके ऑपरेशन को पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला कंडीशन में क्या होता है कि सबसे पहले कंडीशन में इनिशियल स्टेज में हमारा जो ये जो थायरिस्टर है वो हमारा पहले, सबसे पहले तो ये हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में होता है। कैसे होता है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में होता है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ये पॉजिटिव सप्लाई है और यहाँ पर भी ये P है, मतलब P से P मिला, मतलब क्या हो गया, फॉरवर्ड वाइस में होगा, मतलब हमारा जंक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड वाइस में होगा। तो यहाँ पर हमारा ये जंक्शन जो है वो ओवरऑल फॉरवर्ड वाइस में, सिर्फ बीच का जंक्शन जो J2 है वो हमारा रिवर्स वाइस में। तो इनिशियल स्टेज में हमारा ये जो होता है वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में होता है, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है, कंडक्शन नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होने के बाद हम लोग गेट सप्लाई देते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं IG जो यहाँ पर है, IG यहाँ पर से अल्फा एंगल के बाद हम लोग जो है वो गेट सप्लाई देते हैं इस SCR के पास। जब ये गेट सप्लाई देंगे तब हमारा क्या होगा, SCR जो हमारा है वो ऑन हो जाएगा, SCR हमारा क्या हो जाएगा,
ऑन हो जाएगा। एक बार ध्यान से सिर्फ सुनिएगा, पेशेंस से ध्यान से एक बार सुनिएगा। क्या हम बोले वेव फॉर्म में, सबसे पहले बोले कि पहला जो हमारा स्टेज इसका होता है वो हमारा 0 से अल्फा के बीच में होता है। तो 0 से अल्फा के बीच में हमारा ये जो थायरिस्टर होता है, थायरिस्टर टी, ये हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा तो ये थायरिस्टर के पास कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट तो है नहीं कि यहाँ पर कुछ वोल्टेज नहीं होगा, तो कुछ वोल्टेज होता है। तो उस वोल्टेज को हम लोग VT से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब थायरिस्टर के वोल्टेज। तो देखिए जब हम लोग 0 से अल्फा की बात करेंगे उस केस में हमारा वेव फॉर्म, तो हमारा साइनसोइडल वेव फॉर्म इसको दे रहे हैं, साइन वेव फॉर्म, इसको मतलब साइन हमारा जो करंट दे रहे हैं वो साइन वेव फॉर्म का है। तो यहाँ पर हम करंट दिए, तो यहाँ पर देखिए 0 से अल्फा के बीच में हमारा इस केस में हमारा सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर वोल्टेज हमको शो होगा, सिर्फ और सिर्फ ये थायरिस्टर के पास हमको वोल्टेज शो होगा, जो कि यहाँ पर देखिए हम वोल्टेज को शो किए। वेव फॉर्म को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मजा आएगा। यहाँ पर वोल्टेज को हम देखिए शो किए थायरिस्टर के वोल्टेज को, क्योंकि यहाँ पर ये अभी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में तो ये शॉर्ट सर्किट तो है नहीं, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं होगा। तो शॉर्ट सर्किट नहीं है मतलब ये यहाँ पर ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट है मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज इसका होगा। तो यहाँ पर देखिए टी, वही वोल्टेज को यहाँ पर दिखाया VT, यहाँ तक हो गया। अब हमको थायरिस्टर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में लाने के लिए हमको थायरिस्टर में गेट सप्लाई को देना होता है। तो उस गेट सप्लाई को हम लोग देते हैं अल्फा के बाद, मतलब अल्फा से पाई के बीच में हम लोग गेट सप्लाई देते हैं किसको, थायरिस्टर T1 के पास। जैसे ही हम गेट सप्लाई देंगे हमारा जंक्शन J2 जो था वो वाइनिश हो जाएगा, टूट जाएगा, और जैसे ही ये टूट जाएगा तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो हमारा आउटपुट के पास कुछ वोल्टेज मिलेगा। पहले तो ये ओपन था तो हमारा आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा था। तो यहाँ से देखें कि हमारा इस केस में 0 से अल्फा के केस में ना हमको आउटपुट में वोल्टेज मिला है, ना ही हमको आउटपुट में कोई करंट मिला है। लेकिन जैसे ही ये हमारा इस पर जो हम गेट सप्लाई देंगे तो ये हमारा जंक्शन J2 टूटेगा, ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तब हमारा ये करंट का मूवमेंट सोर्स से लोड की ओर होने लगेगा। उस केस में हमारा आउटपुट वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए अल्फा से लेकर पाई के बीच में हमारा साइन वेव फॉर्म जो दिए हैं उसके बीच में हमको जो है वो आउटपुट वोल्टेज भी मिल रहा है, जो कि यहाँ पर देखिए आपको मिल रहा है, दिख रहा होगा। और साथ ही साथ जब हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा तो करंट भी मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए हमको करंट भी मिल रहा है। लेकिन उस केस में हमारा थायरिस्टर वोल्टेज क्या है, थायरिस्टर का वोल्टेज 0 हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो VT का वैल्यू तो हमारा 0 ही होगा। तो उस केस में देखिए हमारा ये 0 हो गया। यहाँ तक में किसी को समझ में दिक्कत है तो बताइए। 0 से पाई तक के केस को समझ में आया सभी को, कमेंट करके बताइए। 0 से पाई तक में किसी को दिक्कत है, क्योंकि ये अगर समझ में आ गया तो आगे फिर सभी आपको जितना भी वेव फॉर्म है सब समझ में आने लगेगा। यहाँ तक में अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट करिए, तो फिर से हम बताएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कमेंट फास्ट, अल्फा से लेकर पाई के बीच में हमारा साइन वेव फॉर्म, जल्दी जल्दी बताइए। हमको जो है वो आउटपुट वोल्टेज भी मिल रहा है, यहाँ पर देखिए आपको मिल रहा है, दिख रहा होगा। और साथ ही साथ जब हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा तो करंट भी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पेशेंस दीजिएगा, समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आएगा। थायरिस्टर का वोल्टेज 0 हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो VT का वैल्यू तो हमारा 0 ही होगा। उस केस में देखिए हमारा ये 0 यस यस आनंद, जब ऑन रहेगा तभी तो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, जो कि सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा। बिल्कुल सही है। आया सभी को कमेंट करके बताइए। 0 से पाई तक में किसी को दिक्कत है, क्योंकि ये अगर समझ में आ गया तो आगे फिर जल्दी से कमेंट करिए कि 0 से पाई तक के सर्कल में जो हमारा वेवफॉर्म का जो 0 से पाई टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में किसी को कोई समझने में दिक्कत आया है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बस जस्ट अब उसका रिपीट होगा। कमेंट फास्ट, जल्दी जल्दी बताइए। फिर से ठीक है, देखिए एक बार हम फिर से बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें हम जो बात कर रहे हैं पहले 0 से पाई तक के केस के लिए बात कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक में, तो 0 से पाई तक के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 से पाई तक में हम सबसे पहले देखेंगे 0 से अल्फा तक में। तो 0 से अल्फा तक में हमारा ये जो थायरिस्टर T है यह हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। जब ये हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हमारा ये किसके तरह काम करेगा, ओपन स्विच की तरह काम करेगा। तब उस केस में जब ये ओपन ही हो जाएगा, ये सर्किट हमारा ओपन हो जाएगा, तो हमारा इस लोड के पास किसी भी तरीके का वोल्टेज और करंट आएगा नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर करंट और हमारा वोल्टेज और करंट नहीं आएगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज भी हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो 0 से अल्फा के बीच में देखिए यहाँ पर कोई भी हमको आउटपुट वोल्टेज नहीं मिला है, और साथ ही साथ ना ही हमको आउटपुट करंट मिला है। लेकिन जब ये ओपन सर्किट में होगा हमारा SCR, फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हमारा वोल्टेज होगा, थायरिस्टर का अपना वोल्टेज। तो ये हमारा VT है। तो ये जो हमारा यहाँ पर जो होगा ओपन सर्किट के केस में यहाँ पर इसका वोल्टेज होगा, तो वो हमारा ओपन के जहाँ ये नहीं, तो इस तरीके से आप याद रखिए कि जहाँ पर भी थायरिस्टर हमारा ओपन कंडीशन में होगा वहाँ पर थायरिस्टर वोल्टेज होगा। डायरेक्टली आप ये याद रखिए, जहाँ पर भी ओपन कंडीशन में होगा वहाँ पर थायरिस्टर वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा थायरिस्टर वोल्टेज है जो कि VT की ओर दिखाया गया। तो ये हमारा हो गया 0 से अल्फा। अब अल्फा से पाई के बीच में हम लोग क्या किए, तो अल्फा से पाई के बीच में हम SCR को गेट सप्लाई दिए।
जाहिर सी बात VT में थायरिस्टर का मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। थायरिस्टर, जो थायरिस्टर का वोल्टेज होगा, थायरिस्टर के पास का वोल्टेज होगा, जब वो ओपन सर्किट में होगा तब का वोल्टेज शो कर रहा है VT। ठीक है, तो चाहे तो आप ये वेवफॉर्म को बनाएं, नहीं चाहे तो ये वेवफॉर्म को आप नहीं भी बना सकते हैं। सिंपली आप आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट को दिखा दीजिए। थायरिस्टर वोल्टेज को आप चाहें तो नहीं भी बना सकते, कोई इंपॉर्टेंस इसका नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है बनाना। जहाँ ये तो इस तरीके से आप याद रखिए कि जहाँ इनिशियल स्टेज में डायरेक्टली हम गेट सप्लाई नहीं देते हैं। वोल्टेज होगा, गेट सप्लाई को देने में कुछ समय लग जाता है, कुछ लैग होता है समय का, तो इसी वजह से हम लोग जो है वो 0 से अल्फा को हम लोग मानते हैं कि वो हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ही है, इसीलिए हम ऑरिजिन % नहीं दे पाते, और देते तो वहीं पर से हैं लेकिन लैग हो जाता है थोड़ा सा, इसीलिए। तो यहाँ 0 से पाई तक में समझ गए, 0 से अल्फा तक में समझ गए। अल्फा से पाई के बीच में हम लोग गेट सप्लाई देते हैं थायरिस्टर के पास। जैसे ही गेट सप्लाई देते हैं तो थायरिस्टर हमारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला आता है। जैसे ही फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आएगा तो कंडक्शन मोड में आएगा मतलब ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो यहाँ से करंट जो हमारा है वो लोड के पास जाएगा, तो करंट भी जाएगा लोड के पास, हमारा वोल्टेज भी आएगा। तो उसी केस में देखिए हमारा वोल्टेज भी आउटपुट में मिल रहा है और आउटपुट में करंट भी मिल रहा है। लेकिन उस केस में जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो थायरिस्टर के पास वोल्टेज क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर ये 0 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया 0 से पाई। और पाई से 2 पाई के केस में क्या होता है, तो पाई से 2 पाई के केस में हमारा जो सप्लाई है वो निगेटिव नेचर में आ जाता है। मतलब कि यहाँ पर सप्लाई पहले प्लस था तो अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, माइनस और प्लस दोनों अलग अलग साइन है। तो इस केस में हमारा जो थायरिस्टर है वो रिवर्स बाइस में हो जाएगा कंप्लीटली। तो जब ये रिवर्स बाइस में हो जाएगा तो उस केस में हमारा क्या होगा, रिवर्स बाइस में होगा मतलब ओपन सर्किट की तरह यह काम करेगा। तो आउटपुट के पास ना हमको वोल्टेज मिलेगा ना ही करंट मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ थायरिस्टर वोल्टेज हमको मिलेगा। क्योंकि हम क्या बताएं कि जब भी ये मतलब ओपन सर्किट की तरह थायरिस्टर काम करेगा तब हमको वोल्टेज मिलेगा, और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में हमको थायरिस्टर के पास कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में यहाँ पर हमको कोई वोल्टेज नहीं मिला है। देखिए पहला केस में हमारा देखिए ये शॉर्ट सर्किट था अल्फा से पाई तक में, क्योंकि अल्फा से पाई तक में ये हमारा थायरिस्टर ऑन था, तो ऑन रहेगा तो ये शॉर्ट सर्किट रहेगा। तो उस केस में थायरिस्टर के पास हमको कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, थायरिस्टर का वोल्टेज नहीं मिलेगा, लेकिन आउटपुट वोल्टेज हमको मिलेगा। जब ये थायरिस्टर ऑन होगा तब उस केस में हमको आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट मिलेगा, और बाकी के केस में हमको आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ थायरिस्टर वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ तक में फिर यहाँ पर से 2 पाई के पास जाइएगा तो 2 पाई और प्लस के अल्फा, 2 पाई प्लस के अल्फा में फिर हम लोग गेट सप्लाई देंगे और ये सर्किल जो हमारा रिपीट करेगा। तो हम लोग बेसिकली जो पढ़ते हैं 0 से पाई तक 2 पाई तक ही पढ़ते हैं। तो 0 से 2 पाई तक में इसका 4 मोड होता है। अब किसी को समझने में अगर दिक्कत है इसका वर्किंग तो हमको बताइए। और उसका हम देखिए पीछे लैंग्वेज भी लिखे हैं, तो यहाँ पर पहले वेवफॉर्म क्लियर होगा तभी आपको लैंग्वेज समझ में आएगा। लैंग्वेज इसी से लिखे हैं। किसी को दिक्कत है समझने में तो कमेंट करें, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, किन्हीं को अगर दिक्कत है तो कमेंट करिए फास्ट। और मज़ा आ रहा है तो ये भी बताइए कि मज़ा आ रहा है पढ़ने में। थोड़ा फास्ट आप लोग कमेंट करिए। बाकी के केस में हमको आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ थायरिस्टर वोल्टेज मिलेगा। यहाँ तक में फिर यहाँ पर से 2 पाई के पास जाइएगा तो 2 पाई और प्लस के अल्फा, 2 पाई प्लस के अल्फा में फिर हम लोग गेट सप्लाई देंगे और ये सर्किल जो हमारा रिपीट करेगा। तो हम लोग बेसिकली जो पढ़ते हैं 0 से पाई तक 2 पाई तक ही पढ़ते हैं। 0 से 2 पाई तक में इसका 4 मोड होता है। अब किसी को समझ जल्दी कमेंट करिए, आगे बढ़ा जाए। उसका हम देखिए पीछे लैंग्वेज भी लिखे हैं, तो यहाँ पर पहले वेवफॉर्म क्लियर होगा तभी आपको लैंग्वेज समझ में आएगी। लैंग्वेज इसी से लिखे हैं। किसी को दिक्कत है समझने में तो कमेंट करें, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, किन्हीं को अगर दिक्कत है तो कमेंट करिए फास्ट। और मज़ा आ रहा है तो ये भी बताइए कि मज़ा आ रहा है पढ़ने। अब देखिए इसका लैंग्वेज कैसे लिखना है उसको हम लोग देखते हैं। शॉर्ट सर्किट केस आउटपुट वोल्टेज क्यों नहीं मिलेगा। देखिए शॉर्ट सर्किट के केस में मिलेगा, जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तब हमको आउटपुट वोल्टेज तो मिलेगा। ओपन सर्किट के केस में हमको आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, जब जैसे ये थायरिस्टर हमारा ब्लॉकिंग मोड में रहेगा। शिवानी ध्यान दीजिए, आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, कमेंट पर ध्यान कम दीजिए। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि जब ये शॉर्ट सर्किट होगा मतलब जब थायरिस्टर हमारा ऑन होगा तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे शॉर्ट सर्किट। तो जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तभी हमको आउटपुट में वोल्टेज और करंट मिलेगा, क्योंकि ये शॉर्ट होगा तभी तो यहाँ पर करंट पास करेगा। जब ये ओपन होगा मतलब क्या, यहाँ से ब्रेक हो गया, तो ब्रेक हो गया तो आउटपुट में ना तो हमको वोल्टेज मिलेगा ना ही करंट मिलेगा। तो जब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में मतलब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में रहेगा तब ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, और जब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा तब ये जो हमारा है वो हमारा किसकी तरह काम करेगा, तब ये हमारा जो है वो
हमारा जो है वो ये मतलब ओपन स्विच की तरह काम करेगा। तो उस केस में हमको आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिलेगा। और हमारा जो पाई से 2 पाई के केस है, इस केस में क्या होता है कि ये हमारा जो जैसे वोल्टेज का सप्लाई हमारा निगेटिव हो गया, तो जब ये निगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव सेम नहीं मिला, तो इसके कारण ये रिवर्स बायस में चला जाएगा। और रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो ना हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ना ही हमको आउटपुट में करंट मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ थायरिस्टर के पास आउटपुट में जो हमारा वोल्टेज मिलता है, थायरिस्टर वोल्टेज, वो हमको मिलेगा। चलिए यहाँ तक में अब देखिए इसका लैंग्वेज क्या है उसको देखिए, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। तो फिर से वही लेंगे, यहाँ देखिए लैंग्वेज यहाँ पे है। वर्किंग प्रिंसिपल देखिए क्या है, अब देखिए लैंग्वेज से भी आप समझ सकते हैं कि कैसे होता है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज थायरिस्टर टी इज इन फॉरवर्ड बाइस। ये हमारा कैसे होता है, फॉरवर्ड बाइस में होता है, जो कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है। बट इट डज नॉट कंडक्ट अंटिल अ गेट सिग्नल इज अप्लाइड टू इट। तब तक ये कंडक्ट नहीं करता है। कितना बार रिपीट करें मोनी कुमारी, अब लैंग्वेज से सुनिए समझ में आएगा। लेट ज्वाइन करिएगा तो यही होगा। देखिए क्या है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में इनपुट वोल्टेज का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उस केस में हमारा थायरिस्टर टी जो है वो कैसा है, तो हमारा फॉरवर्ड बाइस में है, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। इट डज नॉट कंडक्ट अंटिल गेट सिग्नल इज अप्लाइड टू। जब तक इस पर गेट सिग्नल हम लोग नहीं देंगे तब तक ये कंडक्ट नहीं करेगा। उसके बाद व्हेन अ गेट पल्स इज गिवन टू थायरिस्टर, जब हम थायरिस्टर में गेट पल्स को देंगे कहाँ पर, अल्फा के बाद, एट ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा। अल्फा के बाद जो हम लोग गेट सप्लाई दिए थे, इट गेट्स टर्न ऑन, ये टर्न ऑन हो जाता है, मतलब ये कंडक्शन मोड में चला आता है। व्हेन द थायरिस्टर इज ऑन, जब थायरिस्टर हमारा ऑन होता है, द इनपुट वोल्टेज अप्लाई टू द लोड, तो हमारा इनपुट वोल्टेज जो है वो लोड के पास आता है। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल द थायरिस्टर टी गेट्स रिवर्स बाइस। थायरिस्टर नेगेटिव हाफ साइकिल में थायरिस्टर रिवर्स बाइस में हो जाता है एंड गेट टर्न ऑफ, और वो हमारा टर्न ऑफ हो जाता है। सो द लोड रिसीव वोल्टेज ओनली ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। लोड हमारा कब वोल्टेज रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोड हमारा जो वोल्टेज रिसीव कर रहा है, जो लोड हमारा है, ये हमारा देखिए आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट मतलब आउटपुट करंट जो है ये लोड के पास ही मिलेगा। ये कब सिर्फ और सिर्फ हमको मिल रहा है, जब हमारा ये थायरिस्टर कंडक्शन मोड में रहता है। थायरिस्टर हमारा कंडक्शन मोड में कहाँ से कहाँ तक है, तो अल्फा से पाई तक में थायरिस्टर हमारा कंडक्शन मोड में। तो देखिए जिसको वेवफॉर्म क्लियर होगा वो लैंग्वेज को आसानी से बहुत ईजी वे में लिख सकते हैं। और जिसको ये वाला जो टर्म है, जो हमारा सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर जो हमारा है रेजिस्टिव लोड के लिए, जिसको ये क्लियर हो गया उसको आगे दिक्कत नहीं होगा। तो उसके बाद है कि सो द लोड रिसीव वोल्टेज ओनली ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में रिसीव करता है। द एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज कैन बी वेरीड बाय वेरिंग द फायरिंग एंगल। एवरेज वैल्यू जो हमारा होता है इसका आउटपुट वोल्टेज का, वो हमारा वेरी करता है फायरिंग एंगल पर, कि किस तरीके का फायरिंग एंगल दे रहे हैं उस पर ये वेरी करता है। अब यहाँ पर देखिए आउटपुट एवरेज वोल्टेज कैसे हम लोग निकालते हैं, तो इसका देखिए फार्मूला, इसके फार्मूले के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आप फार्मूला को याद रखिए। तो आउटपुट वोल्टेज का हमारा वोल्टेज एवरेज, आउटपुट एवरेज वोल्टेज का फार्मूला होता है Vm अपॉन में 2 पाई और 1 अपॉन में कॉस अल्फा, जिसको हम लोग निकालते हैं इससे 1 अपॉन में 2 पाई अल्फा से पाई। हम लोग जो वोल्टेज दे रहे थे वो क्या दे रहे थे, Vm साइन ओमेगा टी, और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे डी ओमेगा टी से। तो Vm हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं, तो Vm अपॉन में 2 पाई हो गया। और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ पर लिख दिया माइनस के कॉस ओमेगा टी और पाई, और अल्फा से इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि अल्फा से पाई तक में ये हमारा वर्किंग में है। यहाँ पर ये वर्किंग में कितने, कहाँ से कहाँ तक, ये देखिए हमारा जो थायरिस्टर है वो वर्क कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, तो अल्फा से पाई तक में कर रहा है, इसीलिए हम इसको इंटीग्रेट जो कर रहे हैं वो अल्फा से पाई तक में कर रहे हैं। यहाँ से अल्फा से पाई तक में इंटीग्रेट करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले माइनस को आप बाहर रखिए या इसको इंक्लूड करके चलते हैं, तो पहले हो गया कॉस पाई, कॉस ओमेगा टी की जगह पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो कॉस पाई हो गया, तो माइनस बाहर में, तो माइनस के कॉस पाई, और कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस और माइनस मतलब माइनस और मतलब माइनस और माइनस के बाद कॉस पाई का वैल्यू -1 और पहले से माइनस लगा हुआ है तो माइनस, और फिर यहाँ पर होता है क्या, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट तो माइनस, और बाहर का जो माइनस आएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और हमारा ये जो लोअर लिमिट का वैल्यू अल्फा है तो कॉस अल्फा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, माइनस और माइनस प्लस, तो 1 प्लस कॉस अल्फा। तो यही देखिए हमारा फॉर्मूला आ गया। उसी तरीके से आई नोट एवरेज आप निकालिएगा तो इसका फॉर्मूला हमारा आता है Vm अपॉन में 2 पाई आर और 1 प्लस के कॉस अल्फा। तो ये हमारे इसका फॉर्मूला आता है दोनों। तो अगर आपको लिखने के लिए आया सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर के बारे में, तो आप इतना ही रेजिस्टिव लोड के लिए तो इतना ये लिखना है, ये वेव फॉर्म बनाना है। मेन आपको नंबर जो मिलेगा वो वेव फॉर्म पर मिलेगा, और वेव फॉर्म बहुत ही आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल को लिख देना और इसका फार्मूला को सिर्फ लिख देना है, डेरिवेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर विथ रेजिस्टिव लोड में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बताइए। और इसके जस्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंगल फेज फुल वेव, मतलब सिंगल फेज फुली कंट्रोल्ड हाफ वेव कन्वर्टर विथ RL लोड, कभी कभी RL लोड भी देता है। ये देखिए हमारा फॉर्मूला आ गया। इस तरीके से आई नोट एवरेज आप निकालिएगा तो इसका फॉर्मूला हमारा आता है Vm अपॉन में
हाँ बहुत अच्छा। देखिए इसीलिए हम देखिए दोनों तरीका से बताए हैं। इसमें जो हमारा है आर एल लोड में, इसमें हम लोग डिवाइड कर करके बताए हैं कि 0 से अल्फा तक मिलेंगे, अल्फा से पाई तक मिलेंगे, पाई से फिर हमारा 2 पाई तक मिलेंगे। जो भी हमारा इसका स्टेप होगा उसको आप तोड़ के भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते थे। इसको आप 3 मोड में कन्वर्ट कर सकते थे। पहला मोड में इसमें आप क्या ले सकते थे, तो पहला आप ले सकते थे मोड फर्स्ट में कि 0 से अल्फा तक में। 0 से अल्फा तक में क्या है, तो हमारा जो ये जो थायरिस्टर है वो हमारा किसमें है, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। और इस केस में हमारा सिर्फ और सिर्फ आउटपुट के पास इसका वोल्टेज मिलेगा, मतलब इसका जो VT का वोल्टेज है वो सिर्फ शो होगा। और आउटपुट में किसी भी तरीके का ना हमको करंट शो होगा, ना ही हमको वोल्टेज शो होगा। तो यहाँ पर देखिए ना ही करंट शो होगा, ना ही वोल्टेज शो होगा, ना वोल्टेज ना करंट शो होगा, सिर्फ और सिर्फ थायरिस्टर का वोल्टेज शो होगा जो कि पॉजिटिव में होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जैसे ही हम इसको इसमें गेट पल्स देंगे अल्फा से पाई के बीच में, तो उस केस में हमारा थायरिस्टर कंडक्शन ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में चला आएगा। और ये जो हमारा है वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा तो हमारा आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा और करंट भी मिलेगा। लेकिन थायरिस्टर यहाँ पर जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो यहाँ पर तो कोई वोल्टेज मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर देखिए ये आउटपुट में हमको वोल्टेज भी मिला है, करंट भी मिला है, और हमारा थायरिस्टर का किसी भी तरीके का कोई वोल्टेज नहीं मिला। तीसरा मोड में आप क्या लिख सकते हैं, पाई से 2 पाई। तो पाई से 2 पाई में आप लिख सकते हैं कि थायरिस्टर जो हमारा है वो कैसा है, तो थायरिस्टर हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है। तो इस केस में हमारा ना तो आउटपुट के पास वोल्टेज मिलेगा, ना ही हमारा आउटपुट के पास करंट मिलेगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। और हमको जो थायरिस्टर के पास वोल्टेज मिलेगा वो निगेटिव वोल्टेज मिलेगा। शुरुआत में हमको वोल्टेज कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई है। और जैसे ये निगेटिव साइकिल में आएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तब उस केस में थायरिस्टर के पास हमारा निगेटिव वोल्टेज मिलेगा। तब उस केस में हमारा देखिए निगेटिव वोल्टेज शो किया है। तो आप इसको 4 मोड में भी कर सकते थे, 3 मोड में लिख सकते थे। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत, मजा आया पढ़ने में या नहीं? क्योंकि जब तक इसमें आप मजा लेकर नहीं पढ़िएगा आपको मजा नहीं आएगा। सर सिर्फ ग्राफ में ऑपरेशन लिख देंगे और डेरिवेशन छोड़ देंगे तो नंबर नहीं देगा, नंबर नहीं न काटेगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप ग्राफ बनाइए, उसको डिस्क्राइब कर दीजिए, अच्छी से डिफाइन कर दीजिए। और इच्छा है तो फार्मूला को आप लिख सकते हैं। अगर उसमें मेंशन किया है कि उसको डिराइव करके दीजिए तब आप डिराइव करिएगा। अगर मेंशन नहीं किया तो सिर्फ आप फार्मूला को लिख सकते हैं, उतना में ही काफ़ी है। अब हम लोग आरएल लोड को शुरू करें। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? आरएल लोड में बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, बाकी सारा कुछ सेम रहता है। आप इसको 4 मोड में भी कर सकते हैं, 3 मोड में लिख सकते हैं। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, मजा आया पढ़ने में या नहीं? अरे पूरा मार्क्स मिलेगा, स्टडी सुपर 30 पूरा मार्क्स मिलेगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं? सर सिर्फ ग्राफ में ऑपरेशन लिख देंगे और डेरिवेशन छोड़ देंगे तो नंबर नहीं देगा। आगे बढ़ा जाए, एक बार शेयर आप लोग कर दीजिए। बच्चा दिन पर दिन घटते जा रहा है, शायद उन लोग को इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ने में, या फिर सोए हुए होंगे, अभी एग्जाम में समय है ना। लास्ट दिन कमेंट करेंगे सर ये बता दीजिए वो बता दीजिए। अब हम लोग आरएल लोड को शुरू करें, आगे बढ़ा जाए। आरएल लोड में बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, बाकी सारा कुछ सेम रहता है। फास्ट कमेंट, फास्ट। पूरा मार्क्स मिलेगा, स्टडी सुपर 30 में पूरा मार्क्स मिलेगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं? एक बार शेयर आप लोग कर दीजिएगा, शायद अभी भी कुछ लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। आगे बढ़ा जाए, एक बार शेयर आप लोग कर दीजिए। बच्चा 3 से 3 घंटे जा रहा है, शायद उन लोग को इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ने में, या फिर सोए हुए होंगे, एग्जाम में समय है ना। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए और तुरंत 1 मिनट के अंदर हम लोग जो है वो आरएल लोड के लिए भी पढ़ लेंगे। बहुत ही ईजी है, मजा आएगा पढ़ने में। आगे बढ़ा जाए, फास्ट करें, फास्ट। जल्दी से जल्दी एक बार शेयर करिए, तुरंत हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग भी अपने बैच में इसको इन्फॉर्म कर देते हैं। आप लोग शेयर कर दीजिए, तुरंत 1 मिनट के अंदर हम लोग जो है वो आरएल लोड के लिए भी पढ़ लेंगे। बहुत ही ईजी है, मजा आएगा। जल्दी से जल्दी एक बार शेयर करिए, तुरंत हम क्लास को आगे बढ़ा। 2 पाई से 3 पाई तक क्यों नहीं लिए? साइन का टाइम पीरियड 2 पाई तक ही होता है। इसके बाद देखिए ग्राफ तो रिपीट कर रहा है ना,
फिर वही सेम टू सेम लेते हैं। घनश्याम कुमार, यहाँ पर देखिए जो साइन का हमारा वेव फॉर्म होता है वो 0 से 2 पाई तक ही होता है, इसीलिए हम 2 पाई से फिर 3 पाई को हम नहीं बताएं, क्योंकि 2 पाई से लेकर 4 पाई तक फिर वही सर्किल मतलब वही प्रोसेस को फॉलो करना है, फिर 4 पाई से 6 पाई तक फिर वही सर्किल मतलब वही जिस तरीके से हम लोग 0 से 2 पाई तक पढ़े उसी तरीके से आगे भी फॉलो करेंगे। तो अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड हाफ वेव कन्वर्टर विथ RL लोड, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा खाली इसका जो है वेव फॉर्म उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा कि हमारा आउटपुट में जो वोल्टेज है वो जो डायरेक्टली 2 पाई के बाद हमारा खत्म हो जा रहा था, वो इंडक्टर चार्जिंग होने के कारण वो अपनी एनर्जी कुछ डिसिपेट करेगा, जिसके कारण कि कुछ समय तक जो हमारा है वो आउटपुट में हमको वोल्टेज मिलता रहेगा। देखिए इसको फिर से शुरू से समझते हैं क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो हैं इसमें वोल्टेज सप्लाई को देते हैं Vm sin ओमेगा टी, और हमारा थाइस्टर जो है सबसे पहला कंडीशन में तो वही होगा कि अल्फा के केस में हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा। तो अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं सिंगल फेज फुल। पहला केस में हमारा क्या होगा कि हमारा ये जो होगा 0 से अल्फा तक में ये हमारा क्या होगा तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा। उस केस में हमारा आउटपुट के पास किसी भी तरीके का कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ थाइरिस्टर का वोल्टेज मिलेगा। देखिए आउटपुट के पास ना तो वोल्टेज मिला है ना ही करंट मिला है, सिर्फ और सिर्फ थाइरिस्टर का वोल्टेज हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो पहला केस तो समझ गए होंगे 0 से अल्फा। अब अल्फा से पाई के केस को देखते हैं। तो अल्फा से पाई के केस में यहाँ पर हम गेट सप्लाई को देंगे। गेट सप्लाई देंगे तो ये हमारा थाइरिस्टर जो है वो ऑन हो जाएगा, मतलब कि थाइरिस्टर जो हमारा है वो कंडक्शन मोड में चला आएगा। कंडक्शन मोड में चला आएगा तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो हमारा जो सोर्स वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज हमारा लोड वोल्टेज के पास, लोड के पास हमारा सोर्स वोल्टेज और करंट दोनों आने लगेगा। यहाँ पर देखिए 0 से पाई तक में हमारा जो है वो लोड के पास वोल्टेज भी हमको मिल रहा है और साथ ही साथ हमको करंट भी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारा सोर्स से लोड के पास जब ये हमारा ऑन रहता है तो उस केस में क्या होता है कि हमारा ये जो इंडक्टर है, आपको पता है कि इंडक्टर से जब भी कोई करंट पास करता है तो इंडक्टर हमारा चार्ज होता है। तो यहाँ पर इंडक्टर जो हमारा एनर्जी स्टोर करेगा प्लस और माइनस के साइन के साथ, प्लस और माइनस के साइन के साथ ये इंडक्टर हमारा जो है वो एनर्जी को स्टोर करेगा। अब जैसे ही हम पाई से बीटा के बीच में जाते हैं, पाई से बीटा के बीच में जाते हैं, तब उस केस में हम लोग जो है वो सप्लाई तो हमारा निगेटिव ही हो गया, मतलब ये हम यहाँ पर इस केस में हमारा जो ये थाइरिस्टर है वो तो रिवर्स बाइस में आ जाता, लेकिन इंडक्टर के एनर्जी के कारण जो इंडक्टर ये एनर्जी स्टोर करके रखा है, तब ये एनर्जी को अपना डिसिपेट करना शुरू कर देता है, जिसके कारण कि करंट का जो हमारा मूवमेंट होता है, जो हमारा करंट और जो वोल्टेज है वो हमारा मूव करने लगता है। तो इसीलिए हमारा देखिए वोल्टेज जो यहाँ पर तो निगेटिव में फ्लो होगा, क्योंकि पहले तो इस तरीके से आ रहा था, अब इस तरीके से जा रहा है। तब उस केस में हमारा यहाँ पर जो है वो निगेटिव में वोल्टेज हमको कुछ देर तक बीटा एंगल तक हमको शो करता है, और जब निगेटिव में वोल्टेज हमको शो करेगा तो आउटपुट में हमारा जो है वो वोल्टेज और करंट दोनों मिलेगा। फिर से देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 0 से अल्फा तक के तो केस को आप समझ गए होंगे। अल्फा से पाई वाला केस को ध्यान से सुनिए। अल्फा से पाई वाले केस में ये थाइरिस्टर जो हमारा है वो ऑन कंडीशन में आएगा। जब ये ऑन कंडीशन में आएगा तो करंट का मूवमेंट होगा, मतलब वोल्टेज का जो वोल्टेज से करंट का निकलेगा और लोड के पास जाएगा, वोल्टेज और करंट दोनों लोड के पास जाएगा। इस केस में हमारा इंडक्टर जो है वो एनर्जी को स्टोर करेगा करंट का। और जैसे ही पाई से बीटा के केस में ये आता है तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग का ये जो सप्लाई है वो निगेटिव हो जाता है, क्योंकि 0 से पाई तक ही पॉजिटिव हमारा सप्लाई है और पाई से 2 पाई में निगेटिव है। तो पाई से बीटा तक में निगेटिव सप्लाई होने के बावजूद इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है उसके कारण हमारा ये थाइरिस्टर होता है वो ऑन कंडीशन में ही रह जाता है। तो इसीलिए हमारा इसका वेवफॉर्म में थोड़ा सा देखिए नीचे लाइक किया है, नीचे की ओर आया निगेटिव में, और हमारा करंट भी इस केस में शो कर रहा है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जो हमारा है बीटा से 2 पाई, नेक्स्ट हमारा केस क्या है बीटा से 2 पाई। तो बीटा से 2 पाई के केस में पूरा का पूरा हमारा जो ये निगेटिव सर्कल है, जिसके कारण कि थाइरिस्टर जो हमारा होगा यहाँ पर निगेटिव सप्लाई आएगा। जब ये निगेटिव सप्लाई मतलब कि यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस है, तो माइनस प्लस का मेल नहीं होगा, जिसके कारण कि हमारा कैसा हो जाएगा रिवर्स बाइस में हो जाएगा। तो रिवर्स बाइस में होगा तो यहाँ पर ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, और जब ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा तो हमारा आउटपुट के पास ना तो हमको वोल्टेज मिलेगा ना ही करंट मिलेगा। तो देखिए ना तो हमको वोल्टेज मिल रहा है और ना ही हमको करंट मिल रहा है। तो ये हमारा होता है दूसरा केस, और सिर्फ थाइरिस्टर के पास हमको निगेटिव करंट मिलेगा। तो ये हमारा है 0 से 2 पाई तक के केस। 2 पाई से फिर हमारा ये रिपीट होने लगता है, जैसे पहले रिपीट हो रहा था 0 से पाई तक में, मैंने 0 से 2 पाई तक में, उसी तरीके से 2 पाई से 4 पाई में रिपीट करेगा, 4 पाई से 6 पाई में रिपीट करेगा। तो ये जिसको वेवफॉर्म समझ में आ गया वो लैंग्वेज लिख लेगा। वेवफॉर्म में किसी को दिक्कत, पाई बीटा तो रिलीज बीटा टू रिलीज द एनर्जी। हाँ, पाई टू बीटा में हमारा जो है वो ये इंडक्टर है अपने एनर्जी को रिलीज करेगा, और हमारा
मतलब यहाँ अल्फा से लेकर पाई तक में जो हमारा इंडक्टर है वो अपनी एनर्जी को स्टोर करेगा उस समय। अल्फा से पाई तक में एनर्जी को ये स्टोर करेगा और पाई से बीटा तक में ये अपना एनर्जी को डेसिपेट करेगा, अपना एनर्जी को डिस्ट्रॉय करेगा, खत्म करेगा, रिलीज करेगा। और जो हमारा केस होता है 0 से 2 पाई, वही केस हमारा 2 पाई से 4 पाई तक होता है, वही केस हमारा 4 पाई से 6 पाई तक होता है। जितना आप इसको आगे चाहें इलैबोरेट कर सकते हैं। तो अगर आप एग्जाम में बनाएं तो हम बेसिकली कहेंगे कि 4 पाई तक आप बनाइए, उससे ज़्यादा बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको इच्छा नहीं, इतना भी नहीं बनाना है तो 0 से आप 2 पाई तक ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अभी हम बताएं आपको आरएल लोड के लिए, इसमें समझने में किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा थोड़ा थोड़ा वेवफॉर्म जो है आपका कॉम्प्लिकेट होना शुरू होगा। तो बेसिक अगर वेवफॉर्म आपका क्लियर नहीं होगा बेसिक का, तब आगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये जो टॉपिक है आरएल लोड के लिए, इसमें किसी को अगर दिक्कत है, अभी है दिक्कत है, तो आप बता सकते हैं। उसको हम लोग जहाँ पर दिक्कत होगा उसको हम लोग क्लियर कर देंगे। कोई ये नहीं कहिएगा सर रिपीट कर दीजिए, आपको जहाँ पर दिक्कत है वो पॉइंट बताइए, वहाँ पर हम फिर समझाएंगे। जल्दी जल्दी फास्ट कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके जो भी थ्योरी लिखे हैं उसको पढ़ते हैं। और थ्योरी तो मेरे स्टाइल आप जानते हैं, एक बस फिगर से हम थ्योरी लिखते हैं, अपना कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। जिसको फिगर याद है वो थ्योरी आसानी से लिख लेगा। ये जो अभी हम बताएं आपको आरएल लोड के लिए, इसमें समझने में किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे एनी डाउट? थोड़ा थोड़ा वेवफॉर्म जो है आपका कॉम्प्लिकेट होना शुरू होगा। तो बेसिक अगर वेवफॉर्म आपका क्लियर नहीं होगा बेसिक का, तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये जो टॉपिक है आरएल लोड के लिए, इसमें किसी कोई डाउट है तो कमेंट करें फास्ट। आप बता सकते हैं, उसको हम लोग जहाँ पर दिक्कत होगा उसको हम लोग क्लियर कर देंगे। कोई ये नहीं कहिएगा सर रिपीट कर, जितने लोग देख रहे हैं सभी को समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा तो आगे आपको दिक्कत होगा, फिर आपको बोरिंग लगेगा और आप क्लास छोड़ के चले जाइएगा। तो अभी इससे बेटर यही है कि अभी यहीं आप समझ लीजिए, क्लास को पूरा एंजॉय करिए, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो बेनिफिट तो आपको मिलना चाहिए। मजा आया पढ़ने में? पहले इस तरीके से आप कभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़े हैं? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से सब लोग डरता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इतना मज़ेदार सब्जेक्ट है कि इसमें जितना आप डीप में पढ़िएगा, जितना आप इसमें इंजॉय करके पढ़िएगा, उतना ही मजा आएगा पढ़ने में। जितने लोग देख रहे हैं सभी को समझ में आ रहा है तो ठीक है। अब इसके देखिए लैंग्वेज जो है उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग लिखेंगे। तो फिगर में देखिए हमारा क्या क्या दिया हुआ है। तो फिगर में हमारा एक लोड है जो कि आरएल लोड है और एक हमारा थायरिस्टर है टी। तो इसके बारे में हम लोग देखिए लिखते हैं, द सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए थायरिस्टर टी इन सीरीज विद सोर्स एंड लोड। गेट करेंट हम सम टाइम ही क्यों देते हैं सर? गेट करंट का उपयोग ही क्यों है? बस थायरिस्टर को ऑन करने के लिए। जब थायरिस्टर हमारा ऑन हो गया तो फिर गेट करंट का क्या काम का? कोई काम का नहीं है। गेट करंट कल ही तो पढ़ाए थे ना, एससीआर को ऑन करने के लिए सिर्फ और गेट करंट हम देते हैं। जैसे ही हमारा एससीआर ऑन हो जाता है हम गेट करंट को हटा देते हैं, मतलब गेट सप्लाई जो गेट अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग हटा देते हैं वहाँ से। तो समझ में आया आनंद कि गेट करंट को सम टाइम के लिए हम क्यों यूज करते हैं? ठीक है। अब इसके देखिए लैंग्वेज जो है उसको हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग लिखेंगे। फिगर हाँ बिल्कुल सही, पीएम मोदी। फिगर में हमारा एक आपका नाम क्या है? पीएम मोदी। थायरिस्टर है टी। इसके बारे में देखिए क्या है, तो अब लैंग्वेज आप देखिए कैसे लिखेंगे। तो इसमें क्या है, सर्किट में हमारा एक थायरिस्टर है और एक हमारा लोड है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। तो वही लिखे हैं, द सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए थायरिस्टर टी इन सीरीज विद सोर्स एंड लोड। सोर्स और लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। द सप्लाई टू द कन्वर्टर इज गिवन बाय आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के द्वारा इसमें सप्लाई देते हैं, जिसका कि सेकेंडरी वोल्टेज हमारा दिया जाता है VS = VM sin ωt, जहाँ पर कि VM का हमारा वैल्यू होता है √2 VRMS। ये आप चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, द सिलेक्शन ऑफ थायरिस्टर शुड बी इन सच अ वे। थायरिस्टर का जो हम लोग सिलेक्टर करते हैं वो इस तरीके से करते हैं जैसे कि द पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स नेवर एक्सीड द फॉरवर्ड एंड रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज। फॉरवर्ड और रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए थायरिस्टर का हमारा पीक वोल्टेज। ये हम कल जब थायरिस्टर पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर भी ये बताए थे। लैंग्वेज आप देखिए कैसे लिखेंगे। तो इसमें क्या है, सर्किट में हमारा एक थायरिस्टर है और एक हमारा लोड है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। वही लिखे हैं, द सर्किट कंसिस्ट ऑफ पर ए भी थायरिस्टर टी तोड़ा नहीं सोर्स एंड लोड। समझ पाया हूँ पर भी थोड़ा नहीं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में पा रहा है सर। वोल्टेज का वेव कुछ ऊपर से बनता है लेकिन करंट का पूरा नीचे से। ये आप चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है,
करंट धीरे धीरे बढ़ता है। दोनों का आप एक जैसा आप बना सकते हैं। जैसे ये वेवफॉर्म जो है यहाँ पर देखिए, करंट का क्या है कि वोल्टेज तो हमारा सडनली मिलता है, लेकिन करंट धीरे धीरे हमारा इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर करंट जो है धीरे धीरे सडनली इंक्रीज करता है, और यहाँ पर वोल्टेज जो है वो सम टाइम के बाद हमारा वोल्टेज बनता है। मतलब यहाँ ये जो टर्म है इसके बाद हमारा वोल्टेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हमको इसको यहाँ से शुरू करते हैं, जबकि करंट हमारा यहाँ पर से शुरू होता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अभी पूरा अगर डीप में पढ़ना है तो देखिए, डीप में जब हम पढ़ा रहे थे तब तो आप पढ़ नहीं रहे, तो वहाँ पर हम पूरा बताए हैं कि काहे वोल्टेज वहाँ पर से हो रहा है, क्यों वोल्टेज करंट हमारा इस तरीके से बन रहा है। और अभी अगर इसको आप पूरे अच्छी तरीके से डीपली पढ़िएगा तब आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि डीपली पढ़ने का उतना समय आपको है नहीं। अब सिर्फ यही समझिए कि वेवफॉर्म हमारा बनता कैसे है और किस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। सारा का वेवफॉर्म मिला जुला कर एक ही जैसा होता है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होता है सब। यहाँ तक आपको दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके वर्किंग को। वर्किंग में क्या क्या है, जो हम देखे वर्किंग में उसी को हम लोग को लिखना है। तो ऑपरेशन में क्या है, तो फॉर बेटर ऑपरेशन, द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेशन वी स्टडी इन 5 मोड। इसको हम लोग 5 मोड में इसको पढ़ते हैं। पहला मोड हमारा क्या होगा, देखिए फिर से एक बार, पहला मोड हमारा होगा 0 से अल्फा। पहला मोड हमारा क्या होगा, 0 से अल्फा। इस केस में हमारा जो ये थाइस्टर होगा वो हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा। दूसरा मोड हमारा होगा अल्फा से पाई। इस केस में हमारा ये थाइस्टर जो होगा वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में होगा। तीसरा मोड हमारा होगा पाई से, मतलब पाई से बीटा। इस केस में भी हमारा थाइस्टर जो होगा वो फॉरवर्ड मोड में ही होगा। और उसके बाद हमारा होगा पाई से 2 पाई। इस केस में हमारा थाइस्टर जो होगा वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होगा। और 2 पाई से फिर हमारा 2 पाई से यहाँ पर जो अल्फा आएंगे 2 पाई प्लस अल्फा, इस केस में फिर से हमारा जो थाइस्टर जो है वो हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा। ऑपरेशन में क्या है, तो फॉर बेटर ऑपरेशन, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेशन वी स्टडी। इंडक्टर के कारण करंट धीरे धीरे बढ़ता है, बिल्कुल सही, वही है बात। पहला मोड हमारा होगा 0 से अल्फा, बढ़ता है फिर वो धीरे धीरे घटता है। देखिए क्या है, करंट बढ़ता है फिर धीरे धीरे वो अपना घटता है, क्योंकि जब इंडक्टर अपना एनर्जी को डिसिपेट करेगा तो उसका करंट धीरे धीरे खत्म होगा। तो ये देखिए खत्म हो रहा है, और उस केस में हमारा जो वोल्टेज होगा वो नेगेटिव में होगा। देखिए इसका ऑपरेशन को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना है तो पूरे अच्छी तरीके से एक एक वेवफॉर्म को पढ़ने में एक एक जो है उसको आधा घंटा कम से कम लगता है। ये आधा घंटा 45 मिनट लगता है, तब बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में बन पाता है। तो हमारा 5 मोड आपको बता दिए कि कहाँ से कहाँ तक है, उसी के बारे में हमको लिखना है, और वही लिखना है कि किस में हमारा ऑन होता है, किस में हमारा ऑफ होता है। तो पहला मोड हमारा क्या है कि ओमेगा टी का वैल्यू 0 से बड़ा और अल्फा से छोटा होगा। तब उस केस में क्या है, इन दिस मोड द एससीआर इज इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ऑफ स्टेट में होता है, सच दैट द वोल्टेज अक्रॉस एससीआर वी टी इक्वल टू वी एस। उस केस में हमारा जो वोल्टेज होगा एससीआर के पास वो वी टी इक्वल टू वी एस होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो वोल्टेज है यहाँ पर तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वी एस का, वही वोल्टेज यहाँ का भी होगा, इसलिए हमारा वी टी इक्वल टू वी एस होता है उस केस में। पहला मोड आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा मोड है कि अल्फा से ओमेगा टी का वैल्यू अल्फा से बड़ा और पाई से छोटा। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो इस केस में हम लोग गेट सप्लाई को देते हैं। हेयर द एससीआर इज इन फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट, सो द वोल्टेज अक्रॉस एससीआर वीटी इज इक्वल टू 0 वोल्ट। तो उस केस में हमारा वोल्टेज क्या होगा, उसके केस में हमारा वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि वो ऑन हो गया, शॉर्ट सर्किट में आ गया, तब उस केस में थाइस्टर के पास हमारा वोल्टेज 0 हो जाएगा, इसलिए हमारा वीटी का वैल्यू 0 हो गया। एट सम डिले एंगल अल्फा फॉरवर्ड बाइस एससीआर इज ट्रिगर। कुछ डिले एंगल अल्फा के साथ हम लोग जो फॉरवर्ड जो उसको अप्लाई करते हैं तो हमारा जो एससीआर है वो हमारा ऑन हो जाता है, और जैसे हमारा एससीआर ऑन हो जाएगा तो हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो सोर्स वोल्टेज के बराबर आ जाता है। बिल्कुल सही राहुल सिंह। अब हमारा ये मोड 2 हो गया। मोड 2 में ही हमारा इंडक्टर जो है वो धीरे धीरे चार्ज होना शुरू हो जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट मोड आता है ओमेगा टी का वैल्यू पाई से बीटा के बीच में। इस केस में क्या होता है, हमारा इंडक्टर जो अपना एनर्जी को डिसिपेट करने लगता है। ड्यू टू इंडक्टिव लोड द करंट ग्रेजुअली इंक्रीज। ग्रेजुअली करंट हमारा इंक्रीज होता है इंडक्टिव लोड के कारण। एनर्जी स्टार्ट स्टोरिंग ड्यूरिंग दी इंस्टेंट अल्फा से पाई। अल्फा से पाई के बीच में हमारा जो है वो इंडक्टर हमारा एनर्जी को स्टोर करने लगता है। एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई द सप्लाई वोल्टेज रिवर्स। पाई के बाद हमारा सप्लाई वोल्टेज कैसा था, तो सप्लाई वोल्टेज हमारा रिवर्स था, जो कि आप देख सकते हैं कि पाई के बाद हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है वो निगेटिव में हो गया है, तो रिवर्स हो गया। तब उस केस में हमारा जो थायरिस्टर है डीवी बाई डी, ये हमारा एससीआर जहां आप पढ़े होंगे विकी, एससीआर जो बुक में आपको दिया हुआ होगा उसी में डीआई बाई डीटी और डीवी बाई डीटी प्रोटेक्शन दिया गया है। तो यहाँ दूसरा मोड आप देख लिए, तो हमारा पाई के बाद क्या हो रहा है कि हमारा जो सप्लाई है उसका डायरेक्शन को चेंज हो रहा है, मतलब रिवर्स में हो रहा है। इन दिस मोड करेंट थ्रू द इंडक्टर कैन नॉट रिड्यूस। इस मोड में हमारा कंडक्शन का जो कंडक्टर इंडक्टेंस का जो करंट है वो हमारा रिड्यूस
नहीं होता है रिड्यूस टू जीरो इंस्टेंटली, डायरेक्टली जीरो नहीं होता है। हेंस ड्यू टू एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर करेंट कंटिन्यूसली फ्लो अप टू बीटा। इंडक्टर में एनर्जी जो स्टोर्ड होता है उसके कारण ये जो है वो बीटा तक करंट का मूवमेंट होने लगता है एससीआर से, मतलब बीटा तक में हमारा एससीआर जो है वो कंडक्शन मोड में होता है। नेक्स्ट हमारा मोड 4 है, वो क्या करा है कि ओमेगा टी का वैल्यू बीटा से बड़ा और 2 पाई से छोटा, बीटा से बड़ा और 2 पाई से छोटा होगा तो उस केस में क्या होगा, तो एट ओमेगा टी इक्वल टू बीटा द लोड करेंट आई नोट इज जीरो। उस केस में हमारा आई नोट जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि इस केस में हमारा जो होगा बीटा से 2 पाई के केस में, आप देखिए बीटा से 2 पाई के केस में हमारा क्या है, तो बीटा से 2 पाई के केस में हमारा थायरिस्टर जो होगा वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, तो ये हमारा ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप करंट का मूवमेंट नहीं होगा। जब ये ऑफ स्विच की तरह काम करेगा तो आउटपुट में ना वोल्टेज आएगा ना ही करंट आएगा। तो आप देख सकते हैं आउटपुट में ना हमको वोल्टेज मिला है ना ही हमको करंट मिला है, सिर्फ और सिर्फ थायरिस्टर का वोल्टेज मिलेगा जो कि VS=VT होता है, जो कि निगेटिव में होगा, क्योंकि ये निगेटिव सप्लाई यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पहले देखिए कैसे हम देखेंगे कि VT हमारा पॉजिटिव कब होगा और VT हमारा निगेटिव कब होगा। तो जब हमारा सप्लाई यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस, मतलब पॉजिटिव साइकिल में हमारा VT का वैल्यू पॉजिटिव होगा और निगेटिव साइकिल में हमारा VT का वैल्यू निगेटिव होगा। करने के टाइम पोलैरिटी चेंज कर देता है इंडक्टर एनर्जी, हाँ पोलैरिटी चेंज ही होता है उसका। पहले प्लस और माइनस से ये हमारा चार्ज होता है और माइनस और प्लस से फिर हमारा करंट का मूवमेंट उसमें होता है। तो ये हमारा मोड 4 था। मोड 4 में हमारा क्या है, तो मोड 4 में हमारा जो थायरिस्टर है एससीआर जो है वो हमारा किस में आ जाता है, तो ये हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आ जाता है। और फिर से हमारा जो मोड आगे जो पढ़ेंगे मोड 5, इसमें हमारा 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा में हमारा एससीआर जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाता है। अब इसका एवरेज लोड का डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद रखिएगा। एवरेज लोड का हमारा फॉर्मूला होता है VM/2 पाई कॉस अल्फा माइनस के कॉस बीटा। जिसको डेरिवेशन देखना वो यहाँ पर देखिए डेरिवेशन भी कर दिए हैं। एवरेज लोड का हमारा होता है, एवरेज लोड का फॉर्मूला हमारा होता है, एवरेज लोड का हमारा फॉर्मूला क्या है, तो एवरेज लोड का फॉर्मूला है VM/2 पाई जेड और कॉस अल्फा माइनस के कॉस बीटा होता है। और यहाँ पर देखिए VRMS का हमारा जो फॉर्मूला होता है, VRMS का फॉर्मूला होता है V²m/2 पाई या VM²/2 पाई बीटा माइनस के अल्फा माइनस के साइन 2 बीटा/2 प्लस के साइन 2 अल्फा/2। इसका डेरिवेशन यहाँ पर किया गया है। डेरिवेशन आप लोग इच्छा है तो देखिएगा, वैसे मतलब मेनली जो आपको अगर लिखना है, अगर आया तो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ तक लिख के एवरेज लोड और RMS लोड के, या एवरेज लोड और मतलब हमारा एवरेज लोड और साथ ही साथ हम एक और जो हमारा है एवरेज लोड करंट, इन दोनों के वैल्यू को आप लिख सकते हैं डायरेक्टली फार्मूला को। राहुल सिंह सही है। तो देखिए हमारा जो RL लोड के लिए था हाफ वेव कन्वर्टर, वो सभी को समझ में आ गया या किसी को कोई दिक्कत है, क्योंकि इतना बेसिक और इतना इजी वे में आपको शायद ही कोई बताए। हम कोशिश करते हैं कि जितना इजी से इजी हो सके आपको समझा दिया जाए, ताकि आप कम से कम खुद के लैंग्वेज में समझे हुए रहिएगा तो कुछ ना कुछ तो जरूर लिख पाइएगा। आगे बढ़े, कमेंट फास्ट, आगे बढ़ा जाए। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फुल वेव कन्वर्टर के लिए। फुल वेव कन्वर्टर के लिए हम लोग आर लोड के लिए भी देख लेंगे मिड पॉइंट कन्वर्टर में, और RL लोड के लिए देख लेंगे। क्योंकि फुल वेव कन्वर्टर दो तरीके का होता है, एक मिड पॉइंट कन्वर्टर होता है, एक हमारा ब्रिज कन्वर्टर होता है, मतलब ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में होता है। तो दोनों में हम आर लोड के लिए भी पढ़ लेंगे और RL लोड के लिए भी पढ़ लेंगे। बेसिकली RL लोड पूछता नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा चेंजिंग होता है RL लोड के वेव फॉर्म में, तो हम लोग RL लोड को भी देख लेंगे। इंडक्टर चार्ज होगा और डिस्चार्ज होगा, बस इतना जिसको समझ में आ गया कि कौन से साइकिल में इंडक्टर चार्ज होगा, कौन से साइकिल में इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट भाग रहे हैं क्योंकि उनको समझ से बाहर जा रहा है। जहाँ पर दिमाग में थोड़ा सा लोड देना पड़ता है स्टूडेंट लोग तुरंत भागने लगते हैं। उनको चाहिए सब हलवा चाहिए कि एक बार पढ़ें, थोड़ा सा इतना इजी मिले कि आराम से बस छापे, नहीं तो चीट बना के जाएंगे अपना एग्जाम में, लिखेंगे फिर चीट बना के, कॉपी छीलेंगे, आधा घंटा बैठेंगे। ध्यान दीजिएगा तो सारा कुछ समझ में आएगा। जिसको पहला यूनिट क्लियर है एससीआर का, उसको आगे कोई भी यूनिट में दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो कन्वर्टर हो, इन्वर्टर हो, चॉपर हो, सारे के सारे समझ में आएंगे। मेनली इसमें वेव फॉर्म है, जिसको वेव फॉर्म पर पकड़ आ गया, जो वेव फॉर्म अच्छी तरीके से समझ सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ पर दिमाग में थोड़ा सा लोड देना पड़ता है उनको चाहिए सब हलवा चाहिए कि एक बार पढ़ें, थोड़ा सा इतना इजी। तो अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल कन्वर्टर। हम लोग अभी तक तो हाफ वेव के लिए पढ़ रहे थे, अब हम लोग जो पढ़ते हैं वो फुल वेव के लिए पढ़ते हैं। तो क्या है द सिंगल फेज
फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर अलाउज कन्वर्जन ऑफ सिंगल फेज एसी इंटू डीसी। सिंगल फेज एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, जो कि पूरे साइकिल को कन्वर्ट करता है। वहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे, सिर्फ और सिर्फ हाफ साइकिल को ही कन्वर्ट कर रहा था। चाहे वो कन्वर्टर सर व्हाट कन्वर्टर हो, चॉपर हो, सारे के सारे। आपका क्वेश्चन क्या है विक्की, हम नहीं समझे। मेनली इसमें वेव फॉर्म, जिसको वेव फॉर्म पर पकड़ आ गया तो वेव फॉर्म को अच्छी तरीके से समझ सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। फ्री व्हीलिंग डायोड का क्या काम होता है सर? तो अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा सिंगल फ्री व्हीलिंग डायोड का भी उपयोग करके रेक्टिफायर एक बनाया जाता है, जिसका कि आपको अभी तो पढ़ना नहीं है फिलहाल, उसके लिए अलग होता है। आयरन लोड विथ फ्री व्हीलिंग डायोड भी बता दीजिए सर। उसका हम नहीं लेकर आए हैं, आयरन लोड विथ फ्री व्हीलिंग डायोड। बेसिकली इससे क्वेश्चन रहता नहीं है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को लेकर आए हैं। बाकी जो हमारा रेगुलर का क्लास है उसमें हम फ्री व्हीलिंग डायोड के बारे में भी बताए हैं और फ्री व्हीलिंग डायोड को लगा कर भी बताए हैं पूरे मतलब कन्वर्टर को। तो यहाँ पर हमें फ्री व्हीलिंग डायोड के बारे में अभी हम नहीं जानना है, हमें जो पूछता है बस उस टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर में हाफ साइकिल के लिए उसको हम कन्वर्ट कर रहे थे एसी को डीसी में। अब यहाँ पर फुल साइकिल को हम लोग जो है इसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे फुल वेव कन्वर्टर। तो फुल वेव कन्वर्टर जो हमारा होता है वो दो तरीके का होता है, एक मिड पॉइंट कन्वर्टर होता है, एक हमारा ब्रिज कन्वर्टर होता है। मिड पॉइंट कन्वर्टर हमारा आर लोड के लिए, मिड पॉइंट कन्वर्टर में हम लोग आर लोड देखेंगे और आर एल लोड देखेंगे, और ब्रिज कन्वर्टर में भी हम लोग आर लोड और आर एल लोड देखेंगे। जो कि जनरली हमको पूछता जो है वो आर लोड ही पूछता है, जनरली आर एल लोड नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या है, सिंगल फेज मिड पॉइंट फुल वेव कन्वर्टर विथ रेजिस्टिव लोड। ये इस तरीके का हमारा सर्किट इसका बनता है। इसमें हम लोग कुल मिलाकर दो SCR या दो थाइरिस्टर का हम लोग उपयोग करते हैं। और इसमें जो हमारा मिड पॉइंट का मतलब कि हमारा लोड जो है वो डायरेक्टली, जो लोड हमारा जो है वो डायरेक्टली हमारा कनेक्ट होता है, मतलब मिड में कनेक्ट होता है। जो कि आप देख सकते हैं, ये देखिए दोनों थाइरिस्टर के मिड में कनेक्टेड है। तो इसका सर्किट को देखकर इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हमको लिखना है। फ्री व्हीलिंग डायोड से तो हमें तो नहीं लगता है कभी हम क्वेश्चन देखे हैं कि पूछा है, और इन सारे टॉपिक को आप क्लियर करके जाइए, नहीं फ्री व्हीलिंग डायोड से उतना क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो देखिए सर्किट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि सर्किट में क्या क्या है। तो क्या है, द सर्किट कंसिस्ट ऑफ टू थाइरिस्टर, दो थाइरिस्टर है T1 और T2 एंड अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। एक हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है विथ अ सेंटर टैप्ड सेकेंडरी, जिसका कि सेकेंडरी जो हमारा है वो सेंटर टैप्ड है, सेंटर टैप्ड सेकेंडरी। बाइंडिंग आर इम्प्लॉयड, इसमें सेकेंडरी जो हमारा है वो सेंटर टैप्ड होता है, और इसी में सेंटर टैप्ड जो सेकेंडरी होता है इसी में हम लोग लोड को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या है, इट कंटेन अ लोड आर विच इज कनेक्टेड टू द सेंटर ऑफ सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, जो कि सेकेंडरी बाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर है उसके सेंटर पर से ये हमारा जो रेजिस्टेंस है, लोड जो है वो कनेक्टेड रहता है, रेजिस्टिव लोड। इट कंटेन ऑल्सो अ वोल्टेज सोर्स VS, इसमें एक वोल्टेज सोर्स हमारा VS है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इट इज़ मेनली यूज टू रेक्टिफाई लो रेटिंग, लो रेटिंग के जो हमको रेक्टिफायर होता है, लो रेटिंग के रेक्टिफायर में हम लोग जो है वो सिंगल फेज मिड पॉइंट फुल वेव कन्वर्टर का उपयोग करते हैं। 20% क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस इसमें पूछेगा। 20% क्वेश्चन का कोई भी स्टूडेंट हो अच्छी तरीके से रिप्लाई नहीं देगा। ACS और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन दोनों सब्जेक्ट में 20% क्वेश्चन नया होगा, सब्जेक्टिव हो या फिर हमारा ऑब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव में तो ज़्यादा ही रहेगा, 30 से 35% ऑब्जेक्टिव में नया क्वेश्चन रहेगा, और सब्जेक्टिव में 20% क्वेश्चन नया रहेगा। तो सर्किट डिस्क्रिप्शन आप इसका समझ गए होंगे। अब इसका हम लोग वेव फॉर्म को देख के हम लोग पढ़ेंगे कि क्या इसका वर्किंग है। तो इसका ऑपरेशन को देखिए पहले हम लोग देखते हैं। तो इसका ऑपरेशन जो होता है वो दो साइकिल में दो तरीके से काम करता है। पॉजिटिव साइकिल में हमारा थाइरिस्टर जो है वो T1 काम करता है, और निगेटिव हाफ साइकिल में हमारा थाइरिस्टर T2 काम करता है। तो देखिए दोनों के यहाँ पर हम बताएं, इसके बाद हम इसका जो ऑपरेशन मोड बाई मोड पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कब हमारा थाइरिस्टर T1 ऑन होगा और कब हमारा थाइरिस्टर T2 ऑन होगा। लेकिन बेसिकली आप यही जानिए, अभी आप यही जानिए कि हमारा जो थाइरिस्टर है वो अगर पॉजिटिव साइकिल रहेगा तो थाइरिस्टर T1 हमारा ऑन होगा, और नेगेटिव साइकिल रहेगा तो थाइरिस्टर हमारा T2 ऑन होगा। तो वही लिखे हैं, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC सप्लाई व्हेन टर्मिनल A इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू N से N के रेस्पेक्ट में हमारा A जब पॉजिटिव होगा, देन थाइरिस्टर T1 इज इन फॉरवर्ड बाइस, तब हमारा थाइरिस्टर T1 जो होगा वो फॉरवर्ड बाइस में होगा। सो व्हेन T1 कंडक्ट T2 गेट्स ऑफ, जब T1 हमारा कंडक्ट होगा तो उस केस में T2 हमारा ऑफ होगा, बिकॉज इट इज इन रिवर्स बाइस, क्योंकि ये हमारा रिवर्स बाइस में होगा, जो कि आपको दिखेगा आगे समझ में आएगा। और इसको बेसिकली हम जब क्लास में पढ़ाई थी तो बहुत ही अच्छी ढंग से बताए थे कि कैसे ये हमारा ऑन हो रहा है और कैसे हमारा ये ऑफ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ हम रिवाइज करवा रहे हैं, तो रिवाइज के अनुसार ही आप लोग पढ़िए।
इसमें क्या देखें कि इतना याद रखिए कि हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल जो हमारा सप्लाई का होगा उस केस में हमारा थाइस्टर T1 ऑन होगा और नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में हमारा थाइस्टर T2 ऑफ होगा ऑन होगा। वही लिखे हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल AC सप्लाई द व्हेन सप्लाई B इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू यानी N के रिस्पेक्ट में जब हमारा B पॉजिटिव होगा तो उस केस में हमारा जो है थाइस्टर T2 जो होगा वो हमारा फॉरवर्ड बाइस में होगा। तो पहला केस में आप क्या देखें कि पॉजिटिव साइकिल में T1 हमारा फॉरवर्ड बाइस में होगा और नेगेटिव साइकिल में हमारा T2 ऑन होगा। देखिए धर्मेंद्र, डरने की कोई बात नहीं है। धीरेन्द्र कुमार, डरने की कोई बात नहीं है। लास्ट तक आप लोग रुकिए। हम यूनिट 5 का भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, सारा का तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको हम लोग डिस्कस कर देंगे। यूनिट थोड़ा सा उसमें बड़ा है। क्वेश्चन, एक बात को आप दिमाग में हमेशा बिठा कर रखिए कि आपको एग्जाम में 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ही बनाना है। 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ही बनाना है। और अगर आप एक यूनिट को उतना अच्छी तरीके से नहीं भी पढ़े हुए रहिएगा तो भी आपका एग्जाम बेहतरीन जाएगा, क्योंकि बस आपका जो ये 4 यूनिट है 1 से लेकर 4 तक, अगर इतना पर आपका बहुत ही बेहतरीन कमांड है, इतना से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं, तब अगर आप 5th यूनिट में भी आपका कमांड नहीं है 5th यूनिट पर, तब आपका एग्जाम खराब नहीं जा सकता, आपका एग्जाम बेहतर ही जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है। लास्ट तक आप लोग रुकिए। हम यूनिट 5 का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक कोई बात नहीं है। रियलिटी को हमेशा अपने जहन में, अपने दिमाग में बैठा कर रखिए। ये हम बोल दें कि क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर का पूछेगा, नहीं पूछेगा, बाद में आप ही लोग कहिएगा कि सर आप बोले थे प्रीवियस ईयर को पढ़ के जाओ, खाली प्रीवियस ईयर पढ़ के गए, क्वेश्चन नहीं मिला। तो पहले ही हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, ताकि आपका मेंटलिटी ये सेट रहना चाहिए कि टोटल क्वेश्चन जो है वो डिक्टो प्रीवियस ईयर नहीं पूछेगा, कुछ क्वेश्चन 20 से 20% क्वेश्चन आपका नया रहेगा। तो भी आपका एग्जाम बेहतरीन है। तो ये आप लोग समझ गए कि इसका 2 मोड होगा। पहला मोड मतलब पॉजिटिव साइकिल के लिए होगा, मतलब पॉजिटिव साइकिल में सप्लाई के पॉजिटिव साइकिल में थाइस्टर T1 ऑन होगा और सप्लाई के नेगेटिव साइकिल में थाइस्टर T2 ऑन होगा। अब इसका हम लोग मोड को समझते हैं। तो मोड को डायरेक्टली समझने से पहले हम लोग वेव फॉर्म को देख लेते हैं, और वेव फॉर्म से हम लोग अच्छी तरीके से पहले समझ लेते हैं, तब हम लोग जो है वो मोड बाई मोड पढ़ेंगे। तो इसका देखिए वेव फॉर्म कुछ इस तरीके का हमारा बनता है, जिसमें कि हम लोग क्या दिखाते हैं। तो VS हमारा वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स हम लोग साइनोसॉइडल वेव फॉर्म देते हैं। यहाँ पर IG हमारा गेट करंट है, और यहाँ पर V0 जो हमारा है वो आउटपुट वोल्टेज है, I0 हमारा जो है वो आउटपुट करंट है, और हमारा VT1 और VT2, ये VT1 हमारा थाइस्टर VT मतलब वोल्टेज ऑफ थाइस्टर T1 है, और VT2 हमारा वोल्टेज ऑफ थाइस्टर T2 है। तब इसको देखिए हम लोग समझते हैं कि क्या है इसमें। तो सबसे पहले केस में, सबसे पहला केस में हमारा पॉजिटिव सप्लाई के लिए आएगा। पॉजिटिव सप्लाई के लिए, तो पॉजिटिव सप्लाई के लिए हम लोग क्या बोले, तब हम लोग क्या बोले, पॉजिटिव सप्लाई के लिए हम लोग क्या बोले कि पॉजिटिव सप्लाई में हमारा थाइस्टर T1 सिर्फ और सिर्फ ऑन होगा। कौन सा थाइस्टर ऑन होगा, T1 ऑन होगा, और बाकी हमारा थाइस्टर T2 जो होगा वो ऑफ होगा। तो देखिए क्या है, तो उस केस में सबसे पहला मोड हमारा होगा 0 से अल्फा। 0 से अल्फा के केस में, 0 से अल्फा के केस में हमारा जो थाइस्टर T1 जो है वो हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा। T1 हमारा कैसे होगा, तो T1 हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा, और थाइस्टर T2 जो होगा वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होगा। थाइस्टर T2 कैसा होगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होगा। तो क्या हम बोले कि जब भी ब्लॉकिंग मोड में होगा तभी हमारा थाइस्टर के पास हमको वोल्टेज शो होगा। तो देखिए क्या है कि हमारा क्या बोले कि जब भी हमारा ये ब्लॉकिंग मोड में होता है, चाहे वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हो या रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हो, तभी हमारा थाइस्टर के पास वोल्टेज होता है। तो पहले केस में हमारा थाइस्टर T1 ऑन हो रहा था, तो उस केस में हमारा जो है वो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, तो हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज यहाँ पर शो होगा इसका। तो VT1 हमारा देखिए पॉजिटिव शो हो रहा है, लेकिन दूसरे इसी में जब दूसरा थाइस्टर था वो हमारा कैसा था, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, तो हमारा जो वोल्टेज शो होगा वो हमारा देखिए रिवर्स में, नेगेटिव में शो हो रहा है। पहला केस आप समझ गए होंगे। दूसरा केस हमारा होता है अल्फा से पाई। अल्फा से पाई के बीच में हम लोग थाइस्टर T1 के पास गेट सप्लाई देते हैं। थाइस्टर T1 के पास क्या करते हैं, तो थाइस्टर T1 के पास गेट सप्लाई देते हैं। तो जैसे ही हम गेट सप्लाई देंगे, थाइस्टर T1 जो हमारा है वो ऑन कंडीशन में आ जाएगा, और जैसे ही हमारा थाइस्टर T1 ऑन कंडीशन में आएगा तो क्या होगा, हमारा आउटपुट के पास वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा थाइस्टर, तो आउटपुट के पास हमको वोल्टेज भी मिलेगा और करंट भी मिलेगा। और थाइस्टर T1 के पास जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब ये शॉर्ट सर्किट है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, आउटपुट के पास कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, थाइस्टर के पास कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट मिलेगा। और उस केस में थाइस्टर T2 हमारा क्या है, तो रिवर्स बाइस में है। तो रिवर्स बाइस में, तो यहाँ पर हमारा जो इसका वोल्टेज मिलेगा वो रिवर्स का VT2 जो हमारा वोल्टेज है वो हमारा रिवर्स में मिलेगा, क्योंकि ये रिवर्स बाइस में है। 0 से पाई तक में ये हमारा रिवर्स बाइस में है। अब हम लोग चलते हैं पाई से पाई प्लस अल्फा में।
तो पाई से पाई प्लस अल्फा में थायरिस्टर T2 जो हमारा होगा वो हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आएगा। थायरिस्टर T2 जो होगा वो हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आएगा। कहाँ से कहाँ तक में? तो टाइम पीरियड पाई से पाई प्लस अल्फा में थायरिस्टर हमारा T2 जो है वो हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आया तो हमारा पहला थायरिस्टर जो है वो तो रिवर्स बाइस में चला जाएगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में रहेगा उस केस में। तो इस केस में हमारा क्या होता है कि हमारा आउटपुट वोल्टेज तो कुछ नहीं मिलेगा, ना ही आउटपुट करंट मिलेगा, और हमारा थायरिस्टर VT1 जो होगा वो उसमें नेगेटिव वोल्टेज का शो होगा क्योंकि ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है। और थायरिस्टर T2 जो हमारा है वो कैसा है, तो वो हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। तो हमारा देखिए ये फॉरवर्ड में वोल्टेज हमको मिल रहा है। अच्छी तरीके से ध्यान से सुनकर अगर आप समझिएगा तो बहुत ही आसान है, आपको समझ में आएगा। तो हमारा क्या देखिए, पाई से पाई प्लस अल्फा में थायरिस्टर T2 ऑन हुआ था, तो इसी के कारण हमारा जो वोल्टेज होगा थायरिस्टर के पास VT2 वो हमारा पॉजिटिव होगा, और थायरिस्टर T1 जो हमारा है उस केस में रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होगा, जिसके कारण इसका वोल्टेज होगा वो निगेटिव होगा, जो कि आपको फिगर में दिख रहा है, मतलब वेव फॉर्म में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट हमारा है पाई प्लस अल्फा से 2 पाई। पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के केस में क्या होता है कि इस केस में हमारा थायरिस्टर T2 जो होता है, इस केस में हमारा जो आउटपुट होता है फुल वेव फेज कंट्रोल DC आउटपुट वोल्टेज, पता नहीं क्या कुछ है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि पाई प्लस अल्फा से 2 पाई। पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के केस में क्या होगा कि थायरिस्टर T2 हमारा ऑन हो जाएगा, मतलब वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, और जैसे ही ये हमारा ऑन होगा तो हमारा आउटपुट में वोल्टेज भी मिलेगा और आउटपुट में करंट भी मिलेगा। यहाँ पर देखिए आउटपुट में वोल्टेज भी मिला और करंट भी मिला। और इस केस में हमारा जो है ये जो हमारा थायरिस्टर T1 जो है, T1 हमारा जो होगा वो रिवर्स बाइस में है, तो रिवर्स वोल्टेज इसका दिख रहा है, और हमारा थायरिस्टर T2 जो है वो हमारा ऑफ स्टेट में होगा। तो देखिए ऑफ में किसी भी तरीके का हमको कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और फिर ये ग्राफ 2 पाई से लेकर 4 पाई में फिर से सेम टू सेम रिपीट होगा, तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि वेवफॉर्म भी हमारा रिपीट हो रहा है। तब इसमें हम लोग कितना मोड देखे, इसमें मोड हम देखे 0 से अल्फा, दूसरा देखे अल्फा से पाई, तीसरा देखे पाई से पाई प्लस अल्फा, और चौथा देखे पाई प्लस अल्फा से 2 पाई। इन चारों मोड को हम लोग देखिए पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हम इसके बारे में लिखें। तो मोड फर्स्ट में क्या कहें कि इन दिस मोड थायरिस्टर T1 इज इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एंड T2 इज इन रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। सो वोल्टेज अक्रॉस SCR T1 इज VT इक्वल टू Vm sin ओमेगा t एंड वोल्टेज अक्रॉस लोड इज V0 इक्वल टू 0 वोल्ट। क्योंकि आउटपुट के पास कोई वोल्टेज होगा ही नहीं, क्योंकि ये हमारा जो है वो किसमें है, तो ये हमारा जो है वो जब हमारा ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में है, मतलब कि वहाँ पर ये जो होगा वो ऑफ स्विच की तरह काम करेगा थायरिस्टर T1। और सेकेंड तो हमारा रिवर्स बाइस में ही है, तो वहाँ पर तो वोल्टेज मतलब वहाँ पर से तो करंट पास ही नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा मोड 2। मोड 2 में क्या है, अल्फा से ओमेगा t प्लस पाई। इसमें हम लोग क्या किए, थायरिस्टर T1 के पास हम लोग गेट सप्लाई देंगे, तो वही लिखे हैं इन दिस मोड थायरिस्टर T1 इज ट्रिगर्ड एट ए फायरिंग एंगल ऑफ अल्फा। अल्फा फायरिंग एंगल के बाद हम लोग इसमें गेट ट्रिगरिंग देते हैं T1 थायरिस्टर को। सो द करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम टर्मिनल A थ्रू SCR। टर्मिनल इस केस में हमारा क्या होता है कि हमारा करंट जो है देखिए मूव होता है कहाँ से, टर्मिनल A से होते हुए SCR में जाता है, SCR से होते हुए लोड में जाता है, और बैक टू द फिर हमारा जो इसका सोर्स है वहीं में चला जाता है। वही लिखे हैं सो द करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम टर्मिनल A थ्रू SCR लोड रेजिस्टेंस एंड बैक टू द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। सो V0 इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। तो उस केस में हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है वो V0 इक्वल टू Vm sin ओमेगा t होता है, एंड द करंट कंटिन्यूसली फ्लो अप टू पाई, और पाई तक हमारा करंट जो फ्लो होता है। नेक्स्ट हमारा मोड 3 है। इसमें हम क्या बताएं कि इस केस में हमारा जो है वो थायरिस्टर T2 जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आता है, तो वही लिखे हैं इन दिस मोड थायरिस्टर T2 इज इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एंड T1 इज इन रिवर्स ब्लॉकिंग मोड ड्यू टू रिवर्सल ऑफ वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स का रिवर्सल हो जाता है इसके कारण, क्योंकि नेगेटिव साइकिल जब इसमें नेगेटिव साइकिल का जाएगा तो वोल्टेज सोर्स का रिवर्सल हो जाएगा। तो उस केस में हमारा क्या होगा, तो उस केस में हमारा थायरिस्टर T2 जो है वो फॉरवर्ड मतलब ब्लॉकिंग मोड में आएगा, और थायरिस्टर T1 जो है वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में चला जाता है। तब इस केस में हमारा VT1 का जो वैल्यू होगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइकिल में, तो हमारा वैल्यू होगा माइनस के Vm sin ओमेगा t एंड VT2 इक्वल टू Vm sin ओमेगा t होगा, एंड द वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज 0 वोल्ट। और लोड के पास हमारा वोल्टेज 0 होगा, क्योंकि ये ब्लॉकिंग मोड में, चाहे वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में हो या रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हो, दोनों के दोनों केस में हमारा आउटपुट के पास कोई वोल्टेज नहीं होगा। तो ये हमारा मोड 3 हो गया। मोड 4 में हमारा क्या है, मोड 4 में हम लोग थायरिस्टर T2 को ऑन करेंगे। तो इन दिस मोड थायरिस्टर T2 इज ट्रिगर्ड एट एंगल पाई प्लस अल्फा। पाई प्लस अल्फा पर हम लोग थायरिस्टर T2 को ऑन करेंगे। सो द करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम टर्मिनल B। टर्मिनल B से देखिए करंट का मूवमेंट होगा। इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि हम लोग हमारा जो करंट का मूवमेंट कैसे होगा। करंट का मूवमेंट टर्मिनल B से होकर SCR में जाएगा, SCR से होते हुए हमारा वोल्टेज सोर्स होता है, फिर हमारा बैक टू द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में चला जाएगा। तो वही हम लिखें। फिगर जिसको याद है, फिगर जिसको समझ में आ रहा है, वो लैंग्वेज को तो बहुत ही ईजी वे में लिख सकता है। वही ये सो द करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम टर्मिनल B थ्रू SCR लोड रेजिस्टेंस एंड बैक टू द सेंटर टैप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इस तरीके से मोड 4 हमारा क्लियर हो गया। और यहीं पर हमारा जो ये होता है सेंटर टैप सिंगल फेज फुल वेव
फुल वेव आर लोड कन्वर्टर जो हमारा है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर देखिए एवरेज वोल्टेज हमारा क्या आता है, तो एवरेज वोल्टेज का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, वीएम में पाई इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा होता है, इंटू में 1 प्लस कॉस अल्फा। इसका डेरिवेशन हम यहाँ पर निकालें तो आप चाहें तो डेरिवेशन को भी देख सकते हैं। तो ये हमारा था सिंगल फेज फुल वेव सिंगल फेज सेंटर टैप विथ आर लोड। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो शुरू से देख रहे होंगे उनको तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा, जो बीच बीच में ऐड हो रहे हैं, जो आ रहे हैं और जा रहे हैं उनको तो दिक्कत होगा, और जो लीव करके जा रहे हैं उनको और ज़्यादा दिक्कत होगा। आनंद आपको समझ में आया? आनंद हमारे हो गए, धीरेन्द्र हमारे हो गए, धीरज हो गए, सभी को समझ में आ रहा है? मुस्कान सुपर स्टडी सुपर 30, शिवम कुमार, सभी को समझ में आ रहा है? फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे आरएल लोड के लिए। आरएल लोड में सिर्फ इसका थोड़ा सा वेव फॉर्म चेंज होगा, क्योंकि अब यहाँ पर इंडक्टर आ जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आरएल लोड के इंडक्टर में कुछ नहीं चेंज होता है। आरएल लोड के इंडक्टर में आरएल लोड जो हमारा लोड होता है, तो उस केस में हमारा क्या होता है कि इंडक्टर अपना एनर्जी को स्टोर करता है, फिर एनर्जी को डेसिपेट करेगा। तो ये जो वेव फॉर्म यहाँ पर आप देखे थे उसको हम लोग बता देंगे, इसमें लिए हैं। तो यहाँ पर ये जो वेवफॉर्म देख रहे हैं इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज, मतलब आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का, ये थोड़ा सा यहाँ पर जो यहाँ पर ये ऑफ कंडीशन में कुछ नहीं दिखा रहा था, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है, यहाँ नीचे आ जाता है, और यहाँ पर करंट भी थोड़ा सा यहाँ तक आ जाता है, जो कि आगे वाला वेवफॉर्म में हम बताएंगे। सभी को समझ में आ रहा है? फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे आरएल लोड के लिए। आरएल लोड में सिर्फ इसका थोड़ा सा वेवफॉर्म चेंज होगा, क्योंकि अब यहाँ पर इंडक्टर आ जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी, आगे बढ़े। मज़ा आ रहा है पढ़ने में? आप देखे थे उसको हम लोग बता देंगे, इसमें लिए हैं। यहाँ पर ये जो वेवफॉर्म देख रहे हैं इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का, ये थोड़ा सा यहाँ पर जो यहाँ पर ये ऑफ कंडीशन कुछ नहीं दिखा रहा था, यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है। बस सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, एक सर्किट, उसका सर्किट डायग्राम क्या है उसको याद रखना है, और एक वेवफॉर्म याद रखना है। अगर ये दोनों आपको याद हो गया, फिर उसके बारे में आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिख सकते हैं लैंग्वेज को। बस यही दो चीज़ को याद करना है। और याद क्या करना है, अगर एक आप याद करनी है तो बाकी फिर तो उसी से रिलेटेड है, सारा थोड़ा थोड़ा चेंज होता है बाकी का वेवफॉर्म में, बाकी सारा का सारा वही है। आगे बढ़े। तो अब हम लोग देखते हैं आरएल लोड के लिए। आरएल लोड में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टर आ गया, तो इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा और फिर अपनी एनर्जी को डेसिपेट करेगा, तो उसी को देखिए हम लोग देखेंगे। तभी इस केस में देखिए क्या होता है। सबसे पहले हमारा इसमें कितना मोड बनेगा, तो पहला मोड बनेगा 0 से अल्फा, दूसरा मोड बनेगा अल्फा से पाई, और तीसरा मोड बनेगा पाई से पाई प्लस अल्फा, चौथा मोड बनेगा पाई प्लस अल्फा से 2 पाई। यहाँ तक हमारा इसका कुल मिलाकर 4 मोड बनेगा। तो पहला मोड में देखिए क्या है, पहला मोड में फिर से वही कंडीशन हमारा आएगा कि 0 से अल्फा के केस में, 0 से अल्फा के केस में हमारा जो होगा, पहले हमारा थाइस्टर T1 ऑन होगा, मतलब थाइस्टर T1 जो हमारा होगा वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आएगा। जब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आएगा तब उस केस में हमारा जो है, जब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आएगा तब उस केस में ना तो हमको आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा, और ये आउटपुट में आप करंट जो देख रहे हैं ये प्रीवियस के लिए देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंडक्टर के कारण जो करंट का मूवमेंट होता है उसके लिए ये दिखाया गया है कि हमारा यहाँ पर करंट आपको जो दिख रहा है एनोड के बगल में, यहाँ पर ये जो करंट है वो पहले से जो इंडक्टर चार्ज होता है, इंडक्टर चार्ज होता है तो फिर जो उस केस में जो हमारा बनता है तो उस केस के लिए ये होता है। नहीं तो फिलहाल के लिए आप इसको इग्नोर करिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो करंट आपको शो हो रहा है इसको आप इग्नोर करिए। जब यहाँ से यहाँ तक मतलब पाई से पाई प्लस अल्फा साइकिल बताएंगे तब ये करंट आपको समझ में आएगा कि क्यों यहाँ पर ये करंट आया था। तो इस केस में हम लोग क्या देखें कि 0 से अल्फा के केस में हमारा क्या हुआ, तो देखिए यहाँ से हमारा 0 से अल्फा के केस में क्या आता है, तो 0 से अल्फा के केस में हमारा थाइस्टर T1 जो होगा वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आएगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आएगा तो थाइस्टर T1 के पास हमको वोल्टेज मिलेगा, उसका वोल्टेज जो कि मतलब वोल्टेज सोर्स के बराबर होता है। और यहाँ पर हमारा जो है थाइस्टर T2 जो होगा वो ऑफ कंडीशन में होगा, तो इसलिए हमारा यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज इसका शो होगा। तो ये पहला केस हो गया। दूसरा मोड हमारा होगा अल्फा से पाई। अल्फा से पाई के बीच में हम लोग क्या करेंगे, तो अल्फा से पाई के बीच में हमारा थाइस्टर को गेट पल्स देंगे T1 को, जैसे ही गेट पल्स देंगे वो ऑन होगा। जब वो ऑन होगा तो हमारा इंडक्टर चार्ज होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा इंडक्टर जो है वो
मतलब कि अल्फा से पाई तक में इंडक्टर हमारा चार्ज होगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा मोड आएगा। जैसे ये यहाँ पर जब ये ऑन होगा तो हमारा आउटपुट में वोल्टेज भी मिलेगा और आउटपुट में करंट भी मिलेगा, और थायरिस्टर T1 के पास हमको किसी भी तरीके का कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो वहाँ पर मतलब किसी तरीके का वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। और हमारे उसी केस में हमारा थायरिस्टर T2 जो है वो रिवर्स बाइस में है, तो वहाँ पर हमको रिवर्स में वोल्टेज यहाँ पर देखिए आपको मिल रहा होगा। तो ये हमारा दूसरा केस हो गया, दूसरा मोड हो गया। तीसरा मोड हमारा होगा पाई से पाई प्लस अल्फा। तो पाई से पाई प्लस अल्फा में पहले हम क्या देख रहे थे कि इस केस में हमारा ना आउटपुट वोल्टेज मिल रहा था, ना ही आउटपुट करंट मिल रहा था। लेकिन इस केस में क्या है, इंडक्टर अपना एनर्जी को स्टोर किया है, तो अपनी एनर्जी को वो डिसिपेट करेगा, तो हमारा वोल्टेज देखिए डिक्रीज होते हुए फिर हमारा नेगेटिव में चला आता है, और उस केस में हमारा करंट भी मिलता है। तो यहाँ पर देखिए करंट आपको मिल रहा है। और इस केस में हमारा थायरिस्टर के पास, क्योंकि अभी तक ये ऑन है, तो हमारा यहाँ पर कोई वोल्टेज हमको नहीं मिलेगा, और हमारा थायरिस्टर T2 जो होगा वो इसी मोड में, हमारा थायरिस्टर T2 जो है वो हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा। थायरिस्टर T2 फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आएगा। कब से कब में, याद रखिएगा, पाई से पाई प्लस अल्फा में दो इवेंट होता है। पहला इवेंट क्या होता है कि हमारा इंडक्टर जो अपना एनर्जी को डिसिपेट करता है, और दूसरा इवेंट यह होता है कि हमारा थायरिस्टर T2 जो है वो फॉरवर्ड मतलब जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में था उससे वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ जाता है। तो दो इवेंट हमारा जो है वो पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में होता है। तो दोनों इवेंट को हम देखिए दिखाए हैं। पहला इवेंट दिखाएं कि हमारा इंडक्टर जो अपना एनर्जी को डिसिपेट करेगा, तो हमारा आउटपुट में कुछ वोल्टेज रहेगा और आउटपुट में हमारा करंट भी शो होगा, और मतलब पाई प्लस अल्फा तक में भी हमारा जो थायरिस्टर T1 है वो ऑन कंडीशन में होगा, और इसी कंडीशन में हमारा थायरिस्टर T2 जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा। ये हमारा हो गया पाई प्लस अल्फा। पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के बीच में हम लोग क्या करते हैं, तो पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के बीच में थायरिस्टर T2 को हम लोग ऑन करते हैं गेट सप्लाई देकर। तब उस केस में हमारा फिर से देखिए ये हमारा थायरिस्टर T2 को जब हम गेट सप्लाई देंगे, तब उस केस में हमारा थायरिस्टर T2 ऑन हो जाएगा, और ऑन हो जाएगा तो फिर से हमारा इंडक्टर यहाँ पर चार्ज होने लगेगा, जो कि आपको सर्किट में इंडक्टर दिखाए हैं। हम डायरेक्टली वेवफॉर्म से भी आपको समझा रहे हैं। तो इंडक्टर जैसे ही हमारा चार्ज होगा, हमारा आउटपुट में कुछ वोल्टेज दिखेगा, और आउटपुट में हमको करंट भी दिखेगा। आउटपुट में वोल्टेज और आउटपुट में करंट दोनों हमको दिखेगा। तो हमको देखिए आउटपुट में वोल्टेज भी दिख रहा है, आउटपुट में करंट भी दिख रहा है, और साथ ही साथ हमको क्या दिख रहा है, तो साथ ही साथ हमको दिख रहा है थायरिस्टर का जो हमारा पहला थायरिस्टर T1 था वो हमारा रिवर्स बाइस में था, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में था, तो उसके हमारा रिवर्स करंट दिख रहा है। और हमारा जो थायरिस्टर T2 है उस केस में हमारा ऑन है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई वोल्टेज नहीं दिखेगा। ये हमारा हो गया कहाँ, पाई से पाई प्लस अल्फा से 2 पाई। फिर हमारा 2 पाई प्लस अल्फा, 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा में फिर क्या होगा, तो फिर से हमारा जो इंडक्टर जो एनर्जी चार्ज किया था वो एनर्जी को वो अपना डिसिपेट करेगा, और एनर्जी को डिसिपेट करने के बाद उसी केस में हमारा फिर दूसरा क्या होगा कि थायरिस्टर T1 जो हमारा है जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा। फिर ये हमारा जो रिपीटेशन इसी तरीके से होने लगता है। तो यहाँ पर हम कितने मोड देखें, 0 से अल्फा, अल्फा से पाई, पाई से पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई, और 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा। तो इन सारे मोड को हम देखिए यहाँ पर अब पढ़ लेते हैं। तो पहले सर्किट डिस्क्रिप्शन देख लीजिए क्या इसमें है। तो सर्किट डिस्क्रिप्शन में हमारा एक वोल्टेज सोर्स है, एक हमारा ट्रांसफार्मर है, 2 थायरिस्टर है, और एक हमारा लोड है जो कि RL लोड है। तो वही लिखे, द सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 थायरिस्टर T1 एंड T2, 1 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विथ सेंटर टैप सेकेंडरी विथ RL लोड। जो फिगर में है वही बात को हम यहाँ पर लिखे हैं। अब इसका ऑपरेशन में देखिए, ऑपरेशन का मोड फर्स्ट क्या है, तो ओमेगा टी का वैल्यू 0 से अल्फा के बीच में होगा। तो उस केस में क्या होगा, तो थायरिस्टर T1 हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा। सो वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर T1 के पास हमारा जो वोल्टेज होता है वो हमारा होता है Vt इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, और आउटपुट वोल्टेज हमारा होगा उस केस में 0 होगा। यहाँ पर देखिए T1 इज, यहाँ पर देखिए एरो दे दिए, T1 का जो वैल्यू होगा वो हमारा होगा Vt इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, और आउटपुट वोल्टेज हमारा 0 होगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। उसके बाद दूसरा मोड हमारा आता है अल्फा से ओमेगा टी प्लस पाई। इस केस में हमारा क्या कर रहे थे, तो थायरिस्टर T1 को गेट सप्लाई दे रहे थे। जब हम इसको गेट सप्लाई देंगे तो ये हमारा ऑन हो जाएगा, और हमारा करंट का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, और आउटपुट के पास हमारा जो लोड के पास है वो हमको आउटपुट में मतलब वोल्टेज भी मिलेगा और करंट भी मिलेगा। तो वही लिखे हैं, इन दिस मोड थायरिस्टर T1 इज इन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड एंड थायरिस्टर T2 इज इन रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। सो द लोड वोल्टेज V0 इक्वल टू Vs। यहाँ पर लोड वोल्टेज जो होगा वो Vs के बराबर होगा, एंड Vt1 इक्वल टू 0, और Vt1 का हमारा वैल्यू जो होगा थायरिस्टर T1 का वैल्यू वो हमारा 0 होगा, क्योंकि ये ऑन हो गया है। ऑन हो गया तो यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो किसी भी तरीके का कोई वोल्टेज नहीं होगा। बोथ थायरिस्टर T1 एंड T2 आर कंडक्ट साइमल्टेनियसली, हाँ एकाएक ही करके। लेकिन जो ये जो मोड है हमारा, जो मोड हमारा जो थर्ड आप लोग पढ़ेंगे पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में, इस केस में दोनों थायरिस्टर हमारा उस समय कंडक्शन मोड में ही रहता है, क्योंकि एक जो रहता है वो इंडक्टर के स्टोर एनर्जी के कारण रहता है ऑन, और दूसरा जो हमारा रहता है वो हमारा वहाँ पर सप्लाई उसका चेंज हो जाता है, जिसके कारण कि वो एक तो हमारा होता है जो होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है, और एक हमारा जो होता है वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में होता है। तो T1 जो हमारा होता है उस केस में फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में होता है, और T2 हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है। कब, पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में। वही लिखेंगे, दिस मोड थायरिस्टर T1 इज इन स्टिल इन कंडक्शन मोड।
T1 हमारा कंडक्शन मोड में ही रहता है ड्यू टू इंडक्टेंस L के कारण। एंड थाइस्टर T2 इज इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। थाइस्टर T2 जो हमारा आता है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है। ये हमारा मोड थर्ड है, बहुत ही ईजी है। जिसको वेवफॉर्म समझ में आ रहा होगा उसको तो थोड़ा सा भी बोरिंग नहीं लग रहा होगा, उसको मजा आ रहा होगा। और जिसको वेवफॉर्म में ही क्लियर नहीं हो पा रहा होगा तो उसको तो थोड़ा बोरिंग लगेगा ही, उसको फिर समझ में नहीं आएगा। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट भागते नहीं, सभी लोग और अभी ऐड होते हैं, क्योंकि उन लोग को लोड लेना है नहीं दिमाग पर। जब लोड लीजिएगा नहीं तो क्लियर आपका होगा नहीं। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और एसीएस इतना ईजी सब्जेक्ट नहीं है जितना आप लोग सोच के चल रहे हैं। सभी लोग इसको उतने बेहतरीन ढंग से बताते नहीं, और जिस तरीके से हम बता रहे हैं अगर इस तरीके से भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तब फिर आपको शायद ही कोई इंसान अच्छे से पढ़ा पाएगा। नेक्स्ट हमारा मोड 4 में क्या है? मोड 4 में हम लोग अब क्या करेंगे कि पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के बीच में, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के बीच में क्या होता है, तभी इस केस में हमारा थाइस्टर T2 जो होगा उसको हम लोग गेट सप्लाई देकर उसको कंडक्शन मोड में लाएंगे। तो वही लिखेंगे दिस मोड थाइस्टर T2 इज इन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। इसको हम लोग फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लाते हैं। तो ये हमारा कुल मिलाकर मोड 4 तक था। मोड 5 आप अगर लिखना भी चाहते तो क्या लिखते कि मोड 5 में हमारा होता है 2 पाई प्लस अल्फा। तो इस केस में हमारा क्या होगा? तो इस केस में हमारा थाइस्टर T2 जो है वो इंडक्टर के कारण, इंडक्टर जो चार्ज स्टोर किया उसके कारण वो अपनी एनर्जी को डेसिपेट करेगा, और थाइस्टर T1 जो है वो हमारा जो है वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा। तो इसको आप चाहें तो लिख सकते थे। यहाँ पर एवरेज वोल्टेज का जो वोल्टेज एवरेज का फॉर्मूला होता है VM अपन में 2 VM अपन में पाई कॉस अल्फा होता है, और V0 एवरेज लोड जो हमारा होता है एवरेज लोड करेंट वो होता है V0 एवरेज अपन में आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 VM कॉस अल्फा और पाई और इंटू में आर हो जाएगा, तो पाई आर हो गया। इसी तरीके से VRMS हमारा होगा VM स्क्वायर अपन में 2 पाई माइनस साइन 2 पाई अल्फा प्लस पाई अपन में 2 और साइन 2 अल्फा प्लस। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रखिएगा अगर इच्छा है तो, नहीं तो फिर आप इतना तक लिखिए और एवरेज वोल्टेज का फॉर्मूला लिखे आप छोड़ सकते हैं। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? फुल वेव जो हमारा सेंटर टैप कन्वर्टर था उसमें किसी को कोई दिक्कत? दोनों को दोनों कन्वर्टर समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग सिर्फ 2 टॉपिक और डील करेंगे। एक हमारा करेंगे इसका मतलब कि ब्रिज कन्वर्टर का आर लोड के लिए, आर एल लोड के लिए, और एक इन दोनों के बीच में डिफरेंस सिंगल फेज कन्वर्टर और 3 फेज कन्वर्टर के बीच में। यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो कमेंट करिए, मजा आ रहा है पढ़ने में, आगे बढ़ा जाए। मुश्किल से अब क्लास जो है मुश्किल से मानिए तो 30 मिनट और चलेगा। 30 मिनट में आपका ये क्लास इन हो जाएगा और आपका कन्वर्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम शाम में क्लास लगाते हैं इन्वर्टर का 6 बजे के बाद, उसका हम इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। अगर क्लास हुआ तो इन्फॉर्मेशन दे देंगे, और कल हम लोग चॉपर को देख लेंगे। तो लगभग आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि SCR आप पढ़ लिए, आज कन्वर्टर पढ़ लेंगे, शाम में इन्वर्टर पढ़ लेंगे, सुबह में कन्वर्टर पढ़ लेंगे, तो 4 यूनिट खत्म। फिर हमको सिर्फ 5वां यूनिट बचेगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो कमेंट करिए, मजा आ रहा है पढ़ने में। दोनों इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर क्वेश्चन इजी सेट करता है तब आपको वो रजिस्टिव लोड के लिए देगा, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ सेट करता है तब उस केस में वो RL लोड के लिए देगा। तो दिक्कत क्या है? दोनों तो आपको समझ में आ ही गया होगा। थोड़ा सा चेंजिंग है, वेव फॉर्म में थोड़ा सा चेंजिंग है। इंडक्टर आने के कारण जो पहले सिर्फ पाई पे खत्म हो रहा था वो पाई प्लस अल्फा तक में चला जाएगा, उसका वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। बाकी सारा कुछ तो सेम ही है। लगभग आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि SCR आप पढ़ लिए। अगर लोड लेकर दिमाग में पढ़ रहे होंगे तब समझ में नहीं आएगा। लोड लेकर नहीं पढ़िए, एंजॉय करके पढ़िए, बहुत ही मजा आएगा। वेव फॉर्म को सीखिए सिर्फ कि वेव फॉर्म कैसे बन रहा है। साइक्लो कन्वर्टर इसमें हम शायद ऐड नहीं किए, भूल गए थे ये टॉपिक। तो साइक्लो कन्वर्टर एप्लीकेशन में पढ़ा देंगे। जब एप्लीकेशन यूनिट 5 पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम साइक्लो कन्वर्टर के बारे में पढ़ा देंगे। वैसे तो हम जो क्लास में पढ़ाए थे एप्लीकेशन पर, तो उसमें तो हम एक ही साथ बताए थे, लेकिन कोई बात नहीं, इसको लास्ट में देख लेंगे। इसके जस्ट बाद 3 बजे से नेक्स्ट क्लास का दी सर। नहीं, 3 बजे से नहीं यार, हम लोग भी इंसान हैं। आप तो सिर्फ सुन रहे हैं, हम भूख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो मेरा भी एनर्जी खत्म होता है ना। तो शरीर को भी तो एनर्जी चाहिए, रिलैक्स हमको भी तो समय मिलना चाहिए थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। शाम में क्लास लगाएंगे धीरज 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद तो आप लोग फ्री ही रहते हैं, तो 6 से 8 देख लेंगे शाम में, इन्वर्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो साइक्लो कन्वर्टर एप्लीकेशन में पढ़ा देंगे। जब एप्लीकेशन यूनिट 5 पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम साइक्लो कन्वर्टर के बारे में पढ़ा देंगे। वैसे तो हम जो क्लास में पढ़ाए थे एप्लीकेशन पर, तो उसमें तो हम एक ही साथ पढ़ाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, इसको लास्ट में
जस्ट बाद 3 बजे से नहीं रेस नहीं यार, हम लोग भी इंसान हैं, आप तो सिर्फ सुन रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, मेरा भी एनर्जी खत्म होता है ना, शरीर को भी तो एनर्जी चाहिए, रिलैक्स हमको भी तो समय मिलना चाहिए थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। शाम में क्लास लगाएंगे धीरज 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद तो आप लोग फ्री ही रहते हैं, तो 6 से 8 देख लेंगे शाम में बटन। ठीक है, तो आगे बढ़ें। साइक्लो कन्वर्टर इज फ्रीक्वेंसी चेंजर, हाँ यही होता है। आनंद कुमार, आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, अच्छा है। आप हमारे बैच से हैं या कहीं और आप पढ़े हैं? आनंद कुमार, आप मेरे से पढ़े हैं या कहीं और से पढ़े हैं? लाइट नहीं रहता है, समझाने में एनर्जी रिड्यूस होता है सर, होता है। एक बार आप बोल के देखिए, इतना गर्मी में जितना हम अभी बोल रहे हैं उतना आप कंटिन्यूसली बोल कर देखिए, पता चलेगा कि शरीर का क्या हालत रहता है उसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ें। साइक्लो कन्वर्टर, हाँ यही होता है। आनंद कुमार, आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, अच्छा है। तो ठीक है, देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर विथ, फुल वेव कन्वर्टर का आर लोड देखेंगे और आर एल लोड देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, उसके बाद हम लोग देखेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस, और क्लास हमारा इंड हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज कन्वर्टर विथ रेजिस्टिव लोड। क्या हुआ है? सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज कन्वर्टर विथ रेजिस्टिव लोड। तब इसमें हम लोग को कुल मिलाकर, गुड आनंद, तब तो आपने बहुत अच्छा तरह से पढ़ा है, बहुत अच्छा। खुद से भी पढ़ना चाहिए कुछ कुछ। 3 से 6 नहीं, 6 से क्लास चलेगा, 6 से 8। देखिए अब हम लोग देखते हैं सिंगल फेज फुल ब्रिज कन्वर्टर विथ रेजिस्टिव लोड। इसमें देखिए क्या है, जब हम सेंटर टाइप पढ़ रहे थे तो उस केस में हम लोग 2 थायरिस्टर का उपयोग कर रहे थे, और ब्रिज वाले में हम लोग कुल मिलाकर 4 थायरिस्टर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा थायरिस्टर देखिए T1, T2, T3 और T4 है। यहाँ पर हमारा देखिए T1 है, यहाँ पर ये देखिए T1 है, यहाँ पर ये T2 है, यहाँ पर ये T3 और यहाँ पर ये T4 है। तो 4 थायरिस्टर हमारा कुल मिलाकर लगा हुआ है। तो पहले सर्किट डिस्क्रिप्शन को हम लोग देख लेते हैं क्या है। द सर्किट कंसिस्ट ऑफ 4 SCR T1, T2, T3 एंड T4 कनेक्टेड इन ब्रिज कन्फिग्रेशन, जो कि ब्रिज कन्फिग्रेशन में कनेक्टेड है। हेयर लोड आर इज कनेक्टेड विथ रेजिस्टिव इन नेचर। यहाँ पर लोड जो हमारा आर है वो कनेक्टेड है, जिसका कि नेचर हमारा रेजिस्टिव है। हेयर वोल्टेज सोर्स VS हमारा वोल्टेज सोर्स है। दिज 4 SCR कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। ये दोनों 4 SCR जो हमारा है उसको हम लोग 2 ग्रुप में करते हैं, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 2 SCR, और हर एक ग्रुप जो है उसमें 2 SCR होता है, दोनों कंटिन्यूसली वर्क करता है, मतलब एक बार में 2 SCR काम करता है। और आप लोग भी कंटिन्यू पढ़िएगा तो आप लोग को भी तो दिक्कत होगा, फिर आप लोग का माइंड खुद ब खुद जो है वो काम करना बंद कर देगा। इसलिए बेटर है कि बीच बीच में टाइम गैपिंग देते हैं, उस गैपिंग में आप लोग जो नोट्स देंगे प्रोवाइड करेंगे, उस नोट को 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर शाम में हम लोग क्लास लेंगे तो शाम का क्लास को हम लोग 8 बजे खत्म करेंगे, तो बीच में 1 घंटा गैपिंग लेकर और फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप में, दोनों ग्रुप में 2-2 हमारा जो है SCR होता है। तो पहला ग्रुप जो हमारा होता है, जब हमारा थायरिस्टर वेन T3 एंड T4, पहले देखिए पहला यहाँ पर है कि जब हमारा थायरिस्टर और T1 और T2 जो है इसका एक ग्रुप होता है, कब कहाँ से कहाँ तक काम करता है, तो ये अल्फा से लेकर पाई तक में ये काम करता है। अल्फा से पाई तक में हमारा थायरिस्टर T1 और T2 काम करता है, और पाई प्लस अल्फा से लेकर 2 पाई के बीच में, पाई प्लस अल्फा से लेकर 2 पाई के बीच में थायरिस्टर T3 और T4 काम करता है। तो जब हमारा अल्फा से पाई के बीच में थायरिस्टर T1 और T2 काम करता है तो हमारा मूवमेंट कैसे होगा, तो हमारा करंट का मूवमेंट जो होता है वो यहाँ से देखिए वोल्टेज सोर्स से यहाँ से निकलेगा, और यहाँ पर से निकलते हुए ये तो हमारा ओपन है तो यहाँ नहीं जाएगा, लोड के पास जाएगा, लोड से होते हुए ये हमारा शॉर्ट सर्किट है तो यहाँ से होते हुए फिर हमारा बैक टू द सोर्स चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम बताए हैं, यहाँ से देखिए करंट का मूवमेंट हुआ है, VS से यहाँ से करंट निकला है, और यहाँ से होते हुए हमारा जो है सबसे पहले हमारा देखिए T1 से पास किया, थायरिस्टर T1 के पास, T3 हमारा ओपन है तो करंट इधर नहीं आएगा, आगे की ओर बढ़ेगा और रजिस्टर के पास जाएगा, यहाँ से होते हुए फिर हमारा T2 जो है वो शॉर्ट सर्किट है, तो इधर से होते हुए डायरेक्टली जो हमारा है वो बैक टू द सोर्स में चला जाता है। तो पहला केस तो हमारा ये होता है, पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप हमारा होता है उसमें इसमें कि T3 और T4 हमारा काम करता है, और ये जो पीरियड होता है वो पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के बीच में ये काम करता है। जब हमारा अल्फा से पाई के बीच में
T1 और T2 काम करता है तो हमारा मूवमेंट कैसे होगा, हमारा करंट। अरे मुस्कान, आप लोग लड़ क्यों रहे हो? आप लोग कमेंट पे ध्यान नहीं दो। यहाँ पर से निकलते हुए ये तो हमारा ओपन है, ध्यान और आप भी शिवम कुमार इस तरीके से नहीं बोलिए। कौन है डीके मोटिवेशन, थोड़ा सा आप लोग संयम बरतिए। यहाँ पर पढ़ने के लिए आप लोग आए हैं, लड़ने के लिए नहीं आए। तो थोड़ा अपना जो कमेंट कर रहे हैं थोड़ा ध्यान देके कमेंट करिए। तो क्या है बहन, T3 एंड T4। तो अब दूसरा ग्रुप हमारा T3 एंड T4 का है, जिसमें कि हमारा ओमेगा टी का जो वैल्यू है वो हमारा पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के बीच में हमारा ये कंडक्ट करेगा, मतलब T3 और T4। तब इस केस में हमारा देखिए करंट का मूवमेंट कैसे है। तो करंट हमारा जो है वो यहाँ वोल्टेज सोर्स से निकला, वोल्टेज सोर्स से इस तरीके से यहाँ से निकलेगा। फिर हमारा ये तो T1 ओपन है तो इधर तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से होते हुए T3 के पास जाएगा, T3 से होते हुए हमारा रजिस्टर के पास आएगा। T2 हमारा ओपन है तो इधर करंट जाएगा नहीं, तो यहाँ से आगे की ओर बढ़ेगा। T4 से होते हुए बैक टू द सोर्स चला जाएगा। ये दोनों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। पहले केस में क्या था, हमारा T1 और T2 ऑन था तो हमारा करंट यहाँ से निकलेगा, T1 की ओर जाएगा, लोड से होते हुए T2 में जाएगा और बैक टू द सोर्स। दूसरा केस में T3 और T4 ऑन है, करंट यहाँ से निकलेगा, T3 में जाएगा, T3 से लोड में जाएगा, T2 हमारा ओपन है तो T2 की तरफ जाएगा नहीं, इधर से आकर T4 हमारा शॉर्ट है तो यहाँ से होते हुए बैक टू द सोर्स चला जाएगा। अब इसका देखिए कुल मिलाकर हमारा जो है वो 4 मोड इसमें दिया गया है। चारों मोड को हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग वेव फॉर्म से डायरेक्टली समझते हैं। तो हमारा देखिए पहले जो है इसमें जिस तरीके से पहले आप पढ़े हैं, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल थाइस्टर T1 एंड T2 आर कंडक्टेड एंड नेक्स्ट हाफ साइकिल थाइस्टर T3 एंड T4 आर कंडक्टेड। बिल्कुल सही आनंद, बिल्कुल सही, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है। अब देखिए हमारा क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमारा पहला मोड की ओर चलते हैं। तो 0 से अल्फा, 0 से अल्फा के केस में क्या होगा, तो 0 से अल्फा के केस में थाइरिस्टर T1 और T2 दोनों जो हमारा है, यहाँ पर 2 थाइरिस्टर हमारा एक साथ ऑन होगा। तो थाइरिस्टर T1 और T2 ये दोनों जो है वह हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आएगा। किस में आएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आएगा। कहाँ से कहाँ तक में, 0 से अल्फा तक में। तभी इस केस में हमारा जो थाइरिस्टर के पास वोल्टेज मिलेगा वो हमारा VT1 और VT2 दोनों के पास हमको वोल्टेज मिलेगा, जो कि हमारा फॉरवर्ड बाइस का वोल्टेज होगा। और थाइरिस्टर T3 और T4 के पास रिवर्स बाइस का वोल्टेज होगा। तो जो वही देखिए हम दिखाए हैं कि 0 से अल्फा के बीच में, 0 से अल्फा के बीच में हमारा ना तो आउटपुट करंट मिलेगा, ना ही हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ना वोल्टेज मिला है ना ही करंट मिला है, सिर्फ और सिर्फ थाइरिस्टर वोल्टेज एक हमारा पॉजिटिव के लिए मिलेगा। पॉजिटिव केस में VT1 और VT2 के पास हमारा पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा जो कि VS के बराबर होगा। और हमारा T3 और T4 के केस में यहाँ पर हमारा रिवर्स बाइस वोल्टेज मिलेगा, जो कि हमारा रिवर्स में शो हो रहा है, क्योंकि ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, दूसरा केस हमारा इसमें होगा, दूसरा मोड वो होगा अल्फा से पाई। अल्फा से पाई के केस में हम लोग क्या करेंगे, तो अल्फा से पाई के केस में हम लोग गेट सप्लाई देंगे थाइरिस्टर T1 और T2 के पास। थाइरिस्टर T1 और T2 के पास हम लोग गेट सप्लाई देंगे अल्फा से पाई के बीच में। इस केस में हमारा जैसे ही हम गेट सप्लाई देंगे तो दोनों थाइरिस्टर T1 और T2 जो हमारा है वो हमारा ऑन हो जाएगा और करंट का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो करंट का मूवमेंट होगा तो लोड के पास हमारा वोल्टेज भी मिलेगा और करंट भी मिलेगा। तो लोड के पास हमारा देखिए वोल्टेज भी मिला है और करंट भी मिला है। और हमारा जो थाइरिस्टर है जब ये ऑन हो जाएगा तो उस केस में थाइरिस्टर के पास 0 वोल्टेज मिलेगा। तो थाइरिस्टर T1 और T2 के पास 0 वोल्टेज मिलेगा, जबकि हमारा थाइरिस्टर T3 और T4 रिवर्स बाइस में है, तब उस केस में यहाँ पर रिवर्स वोल्टेज आपको दिखता रहेगा। तो ये हमारा हो गया दूसरा केस। तीसरा केस हमारा होगा पाई से पाई प्लस अल्फा। तो पाई से पाई प्लस अल्फा में क्या होगा, तो पाई से पाई प्लस अल्फा में हमारा थाइरिस्टर T3 और T4, थाइरिस्टर T3 और T4 जो हमारा है यह हमारा किस में आएगा, यह हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आएगा। पाई से पाई प्लस अल्फा में थाइरिस्टर T3 और T4 रिवर्स ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आएगा। तब उस केस में हमारा जो है थाइरिस्टर T1 और T2 जो होगा वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा, क्योंकि निगेटिव साइकिल आ गया। पॉजिटिव साइकिल में ही थाइरिस्टर T1 और T2 हमारा मतलब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में होगा। और पाई से 2 पाई के केस में, निगेटिव के केस में थाइरिस्टर हमारा T1 और T2 रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो निगेटिव साइकिल में हमारा कौन सा थाइरिस्टर काम कर रहा था, तो T3 और T4 हमारा काम कर रहा था। जब हमारा थाइरिस्टर T3 और T4 काम करेगा तो उस केस में ये जो पाई से पाई प्लस अल्फा है, इस केस में थाइरिस्टर T3 और T4 ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा। और थाइरिस्टर T1 और T2 जो हमारा है वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से हमारा जो है वो ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा। तो हमारा वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा। तो उस केस में हमारा उसके पास वोल्टेज जो दिखेगा थाइरिस्टर के पास वो हमारा नेगेटिव दिखेगा 1 और 2 के पास, और थाइरिस्टर 3 और 4 के पास हमारा पॉजिटिव में इसका वोल्टेज दिखेगा, क्योंकि ये हमारा ऑन कंडीशन में। मतलब ये हमारा इस कंडीशन में हमारा जो है वो थाइरिस्टर T3 और T4 वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, तो इसलिए हमारा ये पॉजिटिव में दिखेगा। अब दूसरा सबसे लास्ट केस जो हमारा होता है वो पाई प्लस अल्फा से लेकर 2 पाई तक में।
तो पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के बीच में क्या करेंगे, तो पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के बीच में हम लोग थायरिस्टर T3 और T4 के पास गेट सप्लाई देंगे, जो कि देखिए यहाँ पर हम गेट सप्लाई दिए हैं। तो थायरिस्टर T3 और T4 के पास गेट सप्लाई देंगे। गेट सप्लाई देने के साथ ही थायरिस्टर T3 और T4 हमारा ऑन हो जाएगा। जैसे ही वो ऑन होगा, करंट का मूवमेंट और वोल्टेज का मूवमेंट लोड के पास होने लगेगा। तो लोड के पास हमारा देखिए वोल्टेज भी मिला है और करंट भी मिला है। उस केस में हमारा थायरिस्टर T1 और T2 अभी तक जो है वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है, तो हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग में हमारा वोल्टेज इसका मिल रहा है। और थायरिस्टर T3 और T4 हमारा ऑन हो गया है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो उस केस में हमारा ना तो यहाँ पर कोई वोल्टेज मिलेगा, तो आउटपुट वोल्टेज हमारा यहाँ थायरिस्टर के पास का वोल्टेज, T3 और T4 के पास का वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 शो हुआ है। और यही केस जो है वो वापस से फिर रिपीट होगा 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा, फिर 2 पाई प्लस अल्फा से लेकर 3 पाई, 3 पाई से लेकर फिर 3 पाई प्लस अल्फा, उसी तरीके से ये रिपीट होते रहेगा। मतलब 2 पाई तक ही हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 पाई तक में आने में हमको 4 मोड के बारे में जानना है। इन चारों मोड को हम लोग देखिए यहाँ पर लिखे हैं लैंग्वेज में। तो क्या लिखे हैं, जो बोले होंगे वही लिखे हैं कि 0 से ओमेगा टी का वैल्यू अगर मतलब टाइम पीरियड का वैल्यू 0 से अल्फा होता है, तो उस केस में in this mode थायरिस्टर T1 and T2 इज इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, सो आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल टू 0 वोल्ट। क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्किट हो जाएगा तो आउटपुट में हमको वोल्टेज नहीं मिलेगा। और थायरिस्टर T1 और T2 जो हमारा होगा वो इस केस में फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा। और इसको आप इलैबोरेट करके लिखना चाहते हैं तो यह लिख सकते हैं कि थायरिस्टर T1 और T2 हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा और थायरिस्टर T3 और T4 हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होगा। ये भी आप ऐड कर सकते हैं। दूसरा हमारा मोड 2। मोड 2 में क्या होगा, तो मोड 2 में टाइम पीरियड हमारा दिया है कि अल्फा से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इन दिस मोड थायरिस्टर T1 एंड T2 इज इन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, गेट सप्लाई अप्लाई करेंगे तो हमारा थायरिस्टर T1 और T2 हमारा जो होगा वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाएगा। एंड T3 एंड T4 इज इन रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, और थायरिस्टर जो हमारा T3 और T4 है वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में ही रहेगा। इस केस में हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा वो VS के बराबर होगा। क्योंकि ये हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में है तो हमारा ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा थायरिस्टर T1 और T2। तो हमारा जो सोर्स का वोल्टेज है वो हमारा आउटपुट वोल्टेज में दिखेगा। ये हमारा हो गया तीसरा मोड। हमारा पाई ओमेगा टी का वैल्यू जो है वो पाई से बड़ा और पाई प्लस अल्फा छोटा होगा। इसमें क्या होगा, इन दिस मोड थायरिस्टर T3 एंड T4 इज इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इस केस में हमारा थायरिस्टर T3 और T4 जो होगा वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा। सो आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल टू 0 वोल्ट होगा। तो उस केस में हमारा फिर से हमारा जो है वो 0 वोल्ट हो जाएगा थायरिस्टर T3 और T4 के कारण आउटपुट के पास कोई वोल्टेज हमारा नहीं होगा। मोड 4 में हम लोग क्या करेंगे, तो मोड 4 में हम लोग गेट सप्लाई देंगे उसमें थायरिस्टर T3 और T4 के पास। तो वही लिखेंगे इन दिस मोड थायरिस्टर T3 एंड T4 इज इन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। इस मोड में हमारा थायरिस्टर T3 और T4 जो है वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में होगा। एंड T1 एंड T2 इज इन ऑफ, और T1 एंड T2 जो होगा ऑफ स्टेट में होगा क्योंकि ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होगा। सो आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल टू VS होगा। मतलब जब भी अगर थायरिस्टर हमारा कंडक्शन मोड में होगा तभी हमारा आउटपुट के पास वोल्टेज मिलेगा, नहीं तो हमको आउटपुट के पास वोल्टेज नहीं मिलेगा। और जो वोल्टेज हमको मिलेगा आउटपुट के पास वो सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा। और जब हमारा वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा तो जो सोर्स वोल्टेज होगा वही वोल्टेज हमारा होगा किसके बराबर, तो वही हमारा होगा थायरिस्टर वोल्टेज के बराबर। तो ये चारों मोड आपको समझ में आ गया होगा, उसका वेव फॉर्म भी आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा कि V0 एवरेज का होता है VM अपॉन पाई 1 प्लस कॉस अल्फा, और V0 RMS का होता है VM स्क्वायर अपॉन 2 पाई पाई माइनस अल्फा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो अब बताइए कि हमारा जो ये टॉपिक अभी हम पढ़ें, क्या पढ़ें, सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज कन्वर्टर विथ रेजिस्टिव लोड। इसमें किसी को थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हो तो बता सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर आपको दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फटाफट, टाइम नहीं, जल्दी जल्दी आप कमेंट करिए और ताकि हम लोग आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा 2 टॉपिक और बच रहा है। एक टॉपिक हमारा जो है वो फुल ब्रिज कन्वर्टर विथ, ऐसे तो रेजिस्टिव लोड ही पूछता है लेकिन रेजिस्टिव और इंडक्टिव दोनों लगाकर आपको बता देंगे। तो उसमें थोड़ा सा वेव फॉर्म में चेंज होगा, जैसे वहाँ पर चेंज हुआ था सेंटर टाइप में, चाहे फिर सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर जो पढ़े उसमें जो चेंज हुआ था बस उसी तरीके से यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सारा कुछ सेम होगा। कमेंट करिए किसी को दिक्कत है समझने में, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, फटाफट कमेंट करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। और शायद लगता है ये टाइम किसी को पसंद नहीं आया है। एक बार आप लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। एक टॉपिक हमारा जो है वो फुल ब्रिज कन्वर्टर भी ऐसे तो रेजिस्टिव लोड ही पूछता है लेकिन रेजिस्टिव और इंडक्टिव दोनों लगाकर आपको बता दें। तो उसमें थोड़ा सा वेव फॉर्म में चेंज होगा, जैसे वहाँ पर चेंज हुआ था सेंटर टाइप में, चाहे फिर सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर में पड़ेगा। हाँ पंकज, सेम ही होता है। तरीके से यहाँ पर थायरिस्टर का टर्न ऑफ कहिए या उसका कम्यूटेशन कहिए, दोनों सेम ही होता है। कमेंट करिए किसी को दिक्कत है समझने में, मजा आ रहा है पढ़ने में। पंकज राज, टर्न ऑफ मेथड ऑफ एससीआर या कम्यूटेशन ऑफ एससीआर, थायरिस्टर कम्यूटेशन सब के सब सेम ही है। शायद लगता है ये टाइम किसी को पसंद नहीं आया। एक बार आप लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें बस थोड़ा सा चेंज होगा। लोड वहाँ पर हम इंडक्टिव लगाएंगे तो इंडक्टर हमारा चार्ज होगा, और इंडक्टर जब चार्ज होगा तो अपने एनर्जी को डेसिपेट करेगा, बस इतना ही काम होगा। बोले तो बेसिक ये जो हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है इतना मज़ेदार है, इतना मज़ेदार सब्जेक्ट है कि इसको जितना आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा, वेवफॉर्म जितना आपका वेवफॉर्म पर पकड़ होगा, वेवफॉर्म को आपको देखकर समझ में आता होगा, अगर वेवफॉर्म को समझने की शक्ति आपके दिमाग में है तब आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सारा लैंग्वेज हो, सारा जो भी उसका इंपॉर्टेंट डाटा होता है सब के सब टर्न ऑफ मेथड ऑफ एशिया, कम्यूटेशन ऑफ एशिया, थाइस्टर कम्यूटेशन सेम है। पंकज प्रकाश जो भी है सेम है, दोनों सेम ही है, कम्यूटेशन कहिए या टर्न ऑफ मेथड कहिए, दोनों का दोनों सेम ही है, अलग नहीं है। वहाँ पर हम इंडक्टिव लगाएंगे तो इंडक्टर हमारा चार्ज होगा, इंडक्टर जब चार्ज होगा तो अपने एनर्जी को डिसिपेट करेगा, बस इतना ही काम होगा। तो अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम लोग रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड दोनों के लिए। इतना मजेदार सब्जेक्ट है कि इसको जितना आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा, वेवफॉर्म जितना आपका वेवफॉर्म पर पकड़ होगा, वेवफॉर्म को आपको देखकर तो रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड दोनों के लिए जब हम चलेंगे तब उस केस में हमारा देखिए क्या होगा। तब आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। कहाँ गया मेरा सारा जो भी उसका इंपॉर्टेंट डाटा होता है सब के सब टर्न ऑफ मेथड ऑफ एशिया, कम्यूटेशन ऑफ एशिया, थाइस्टर कम्यूटेशन सेम है। पंकज प्रकाश जो भी है सेम है, दोनों सेम ही है, कम्यूटेशन कहिए या टर्न ऑफ मेथड कहिए, दोनों का दोनों सेम ही है, अलग नहीं है। तो अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम लोग रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड दोनों के। तो रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड दोनों के लिए जब हम चलेंगे तब उस केस में हमारा देखिए क्या होगा। ये तो हमने गलत पेज को ऐड कर दिया इसमें, कोई बात नहीं। देखिए हम पेज को इसमें थोड़ा गलत ऐड कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको हम ओरली समझा देते हैं कि क्या दोनों में चेंजिंग है, बाकी फिर हमारा जो है वो सेम ही रहेगा। ये विथ आर लोड रेजिस्टिव लोड है। यहाँ पर हम देखिए जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है एसीआर के टर्न ऑफ प्रोसेस को ही कम्यूटेशन कहते हैं, बिल्कुल सही धीरेन्द्र कुमार। यहाँ पर देखिए इसका जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो बोले थे उसका हम पेज गलत ऐड कर दिए, लेकिन फिर भी हम आपको ओरली समझा देते हैं। मतलब अगर रेजिस्टिव और इंडक्टिव दोनों लोड रहेगा तब उस केस में क्या होगा, इसको हम ओरली समझते हैं। इसमें भी इतना ही मोड होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका वेवफॉर्म में थोड़ा सा चेंजिंग होगा, थोड़ा सा वेवफॉर्म में चेंज होगा, बाकी सारा का सारा सेम ही होगा। तो उसको हम पीडीएफ में लोड कर देंगे, वहाँ पर अभी हम देखिए समझा देते हैं बेसिकली होगा क्या। तो अगर यहाँ पर हमारा इंडक्टिव लोड आ जाएगा, इंडक्टिव और रेजिस्टिव दोनों मिलाकर लोड आ जाएगा, इंडक्टिव और रेजिस्टिव दोनों मिलाकर अगर लोड आ जाएगा तब क्या होगा, तो सारा केस वही रहेगा, मोड सारा सेम ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होगा, ये जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है ये थोड़ा सा लाइक करके यहाँ तक निगेटिव तक चलाएगा, और करंट जो हमारा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक में आ जाएगा। मतलब ये पाई प्लस अल्फा तक में हमारा करंट रहेगा और वोल्टेज भी रहेगा जो हमारा पाई प्लस अल्फा तक में ही रहेगा, मतलब यहाँ तक रहेगा। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम आरएल लोड का वीडियो लोड कर देंगे या यहीं पर ओरली सिर्फ बता दें। आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम आरएल लोड का वीडियो लोड कर देंगे या यहीं पर ओरली सिर्फ बता दें। हाँ फिर तो देखिए ओरली में सिर्फ क्या होगा, इसमें चेंज क्या होगा वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ये पेज सिर्फ थोड़ा सा ऑड लेवा गया, गलत लेवा गया, बाकी नीचे का जो वेवफॉर्म है वेवफॉर्म वही रहेगा।
वेवफॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं होगा। और यहाँ पर जैसे थाइरिस्टर T1 दिया है VT1, तो यहाँ पर VT1 और VT2 हो जाएगा, और यहाँ पर VT3 और VT4 हो जाएगा। बाकी जो वेवफॉर्म होगा वो आपको कुछ इसी तरीके का रहेगा, वेवफॉर्म में कोई चेंजिंग आपका नहीं होगा। जिस तरीके का ये वेवफॉर्म है उसी तरीके का वहाँ पर भी वेवफॉर्म रहेगा। सर इस वीडियो में कहाँ तक का सिलेबस कंप्लीट होगा? इस वीडियो में हम लोग कन्वर्टर आज जो है वो कन्वर्टर को कंप्लीट कर लेंगे। शाम में हमारा इन्वर्टर का होगा, कल सुबह में हमारा चॉपर का होगा। तो देखिए RL लोड के केस में क्या होगा, तो पहला मोड हमारा क्या होगा, जीरो से अल्फा के केस में थाइरिस्टर T1 और T2, थाइरिस्टर T1 और T2 जो हमारा होगा वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा। जब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा तब उस केस में हमारा सिर्फ और सिर्फ VT1 और VT2 के पास हमारा पॉजिटिव वोल्टेज शो होगा, और V23 यहाँ पर थोड़ा आप चेंज कर लीजिएगा, ओरली हम बता रहे हैं क्योंकि ये हमारा दूसरा का वेवफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वेवफॉर्म सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज होगा। यहाँ पर जैसे T1 है तो T1 और T2 हो जाएगा, यहाँ पर T3 और T4 हो जाएगा। VT2 की जगह पर VT3 और T4 हो जाएगा, और T1 की जगह पर T1 और T2 हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो से अल्फा के केस में हमारा थाइरिस्टर T1 और T2 ऑन हो, मतलब T1 और T2 जो है वो हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ रहा था। जब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आएगा तो हमारा VT1 और VT2 हमारा कुछ पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर शो होगा, जो कि वोल्ट जो सोर्स वोल्टेज है उसके बराबर होगा। और उसी केस में थाइरिस्टर T3 और T4 जो हमारा होगा वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होगा, इसलिए हमारा ये रिवर्स वोल्टेज यहाँ पर देखिए आपको शो कर रहा है, ये रिवर्स वोल्टेज यहाँ पर शो करेगा। तो पहला केस आप समझ गए होंगे मोड 1। मोड 2 हमारा क्या होता है, तो मोड 2 में हमारा होता है अल्फा से पाई के केस में हम लोग गेट सप्लाई देते हैं। गेट सप्लाई जब हम लोग देंगे तो जैसे ही हम गेट सप्लाई देंगे तो हमारा थाइरिस्टर T1 और T2 दोनों ऑन हो जाएगा। जब दोनों हमारा ऑन हो जाएगा, जब दोनों गेट टर्न ऑफ, जब दोनों हमारा ऑन हो जाएगा तब उस केस में हमारा क्या होता है, जब दोनों ऑन हो जाएगा तो उस केस में हमारा इंडक्टर से करंट भी पास करेगा। इंडक्टर से जब करंट पास करेगा, क्योंकि लोड में हमारा इंडक्टर है तो इंडक्टर हमारा चार्ज होगा। तो जीरो से पाई तक में हमारा इंडक्टर जो है वो चार्ज होगा, और थाइरिस्टर T1 और T2 हमारा कंडक्शन में रहेगा। और जैसे ही फिर हमारा तीसरा मोड आएगा पाई से पाई प्लस अल्फा, इसमें क्या होगा कि हमारा वोल्टेज सोर्स जो थाइरिस्टर T1 और T2 जो है वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा ब्लॉकिंग मोड में जाने की कगार में रहेगा, मतलब ब्लॉकिंग मोड हो जाना चाहिए, लेकिन इंडक्टर के एनर्जी स्टोर होने के कारण वो अपनी एनर्जी को डिसिपेट करता है और थाइरिस्टर T1 और T2 को कंडक्शन मोड में ही रहने देता है, जिसके कारण कि यहाँ पर देखिए वोल्टेज आपको शो होगा और आपको करंट भी शो होगा। जबकि हमारा जो सिर्फ R लोड था तो उस केस में हमारा पर यहीं पे वोल्टेज खत्म हो रहा था, मतलब पाई पे ही, और पाई पे ही करंट हमारा खत्म हो रहा था। और पाई प्लस अल्फा में ना तो हमको वोल्टेज शो हो रहा था ना ही हमारा करंट शो हो रहा था, लेकिन इंडक्टर होने के कारण ये अपनी एनर्जी डिसिपेट करेगा, तो थाइरिस्टर को पाई प्लस अल्फा तक वो ऑन रखेगा, जिसके कारण कि वहाँ पर हमको वोल्टेज भी शो होगा और हमारा करंट भी शो होगा। और यही केस में पाई प्लस ये जो मोड है पाई से पाई प्लस अल्फा, इसी मोड में थाइरिस्टर T3 और T4 जो हमारा होगा वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी आ जाएगा। मतलब पाई से पाई प्लस अल्फा में दो फेनोमेना होगा। पहला फेनोमेना क्या होगा कि थाइरिस्टर T1 और T2 जो है वो हमारा अब T1 और T2 इंडक्टर की एनर्जी जो डिसिपेट करेगा उसके कारण वो ऑन कंडीशन में रहेगा, और थाइरिस्टर T3 और T4 रिवर्स ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी आ जाएगा। दो कंडीशन यहाँ पर हो गया एक ही साथ। उसके बाद हमारा आता है पाई प्लस अल्फा से 2 पाई। पाई प्लस अल्फा से 2 पाई में क्या होगा कि हमारा जो है थाइरिस्टर T3 और T4 हमारा ऑन हो जाएगा गेट सप्लाई देने के कारण, और उसके बाद हमारा इंडक्टर जो है वो चार्ज होने लगेगा। हाँ है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। GTO डायक ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मतलब थाइरिस्टर फैमिली का ही एक पार्ट है जो कि हम क्लास में बताए थे। पूरा थाइरिस्टर फैमिली के पार्ट के बारे में हम जो मेन कोर्स था उसमें बताए थे जब हम लोग पढ़ रहे थे। तब अभी हमको सिर्फ अकॉर्डिंग टू एग्जाम पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो उतना हमको जानना नहीं है। तो हम अभी क्या देख रहे थे, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई में थाइरिस्टर T3 और T4, थाइरिस्टर T3 और T4 जो हमारा होगा वो क्या होगा, तो थाइरिस्टर T3 और T4 जो होगा गेट सप्लाई देंगे तो वो हमारा ऑन हो जाएगा, और इस केस में हमारा इंडक्टर जो है वो पुनः चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और फिर हमारा नेक्स्ट मोड जो आएगा वो 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा आएगा। इस मोड में थाइरिस्टर T3 और T4 ये दोनों जो है इंडक्टर के चार्ज होने के कारण वो अपना एनर्जी जब डिसिपेट करेगा, जिसके कारण कि थाइरिस्टर T3 और T4 जो होगा वो हमारा ऑन स्टेट में ही रहेगा, और थाइरिस्टर T1 और T2 जो कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में चला गया था वो हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाएगा, और फिर यही प्रक्रिया रिपीट होने लगेगा आगे की। तो ये हमारा होता है इसका वेव फॉर्म, किसका, तो हमारा सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर विथ ब्रिज फुल वेव ब्रिज कन्वर्टर का ये हमारा हो गया RL लोड के लिए। तो इसी तरीके का आपको वेव फॉर्म उसमें बनाना है, और इसका PDF में हम लोग सही करके उसका डाल देंगे, क्योंकि PDF में इसका हम थोड़ा गलत ले लिए, पेज एक जो है वो गलत पेज ले लिए, तो उसको हम लोग डाल देंगे PDF में, नया करके डाल देंगे। तो आपको समझ में आ गया ये फुल वेव कन्वर्टर
ब्रिज लोड के लिए आर एल ब्रिज फुल वेव ब्रिज टाइप कन्वर्टर विथ आर एल लोड समझ में आया सभी को कि कैसे इसका ऑपरेशन होता है। तो वही आपको करना है और कंस्ट्रक्शन में सिर्फ और सिर्फ लोड की जगह जहाँ पर हम आर एल लिख रहे थे आर लिख रहे थे तो यहाँ पर आर एल लिख देना है, बाकी सारा का सारा सेम ही होगा। तो वो आपको PDF में मिल जाएगा, वहाँ से एक बार आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो कमेंट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट टॉपिक आज के सेशन का, डिफरेंस बिटवीन सिंगल फेज एंड 3 फेज कन्वर्टर। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो कमेंट करिए। थोड़ा सा हो सकता है इसको समझने में आपको दिक्कत हुआ होगा RL लोड के लिए, क्योंकि इसका वेवफॉर्म, इसका जो सर्किट है वो आपको दिखाए नहीं, क्योंकि गलत पेज ही ले लिए थे इसलिए हम नहीं दिखा पाए, और पेन टैब है नहीं कि हम बना कर दिखा दें। एनीवन, किसी को कोई डाउट? कमेंट फास्ट। नेक्स्ट क्लास में डायक और ट्राइक और साइक्लो कन्वर्टर ऐड कर दीजिएगा सर। पहले मेन सिलेबस है उसको पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद हम जो आप एक्स्ट्रा टॉपिक कहिएगा, डायक हो गया, ट्राइक हो गया, इन सब के बारे में बता देंगे। लेकिन पहले मेन सिलेबस, पहले सिलेबस आप कवर रखिए, क्योंकि ये टॉपिक कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, जरूरी नहीं है कि हर हमेशा पूछता है। लेकिन जो आपका सिलेबस का मेन टॉपिक है पहले वो कवर रहेगा, उसको उससे तो क्वेश्चन आना ही है। ये तो एक्स्ट्रा टॉपिक है जो कि आपको कभी कभी पूछता है, तो इसको लास्ट में देखेंगे। पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देखेंगे। राहुल सिंह, धीरज कुमार, सभी को समझ में आया? और सब जितने भी कनेक्टेड हैं, किसी को कोई दिक्कत? अभी अगर दिक्कत है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, एग्जाम में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो भी आंसर लिखे परफेक्ट लिखे, आंसर को रट कर नहीं लिखे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखे। राहुल सिंह, धीरज कुमार, सभी को वही हम बोले कि आता है लेकिन कभी कभी आता है, तो उसको लास्ट में देख लेंगे। धीरज कुमार, ये कभी कभी आता है, हर हमेशा नहीं आता है। अब इस सेशन का सबसे लास्ट टॉपिक, सिंगल फेज कन्वर्टर और 3 फेज कन्वर्टर के बीच का डिफरेंस, जो कि आपको 4 मार्क्स में पूछता है। ठीक है शिवम, कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या है सिंगल फेज कन्वर्टर, और इधर लिखें 3 फेज कन्वर्टर। सिंगल फेज कन्वर्टर क्या है? ये लो पावर लोड के लिए उपयोग होता है, जबकि 3 फेज कन्वर्टर जो है वो हायर पावर लोड के लिए यूज होता है। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं ये सिंगल फेज है, एक फेज का है, और ये 3 फेज का है, तो यहाँ पर ज़्यादा पावर के लिए इसका उपयोग होता है। साथ ही साथ सिंगल फेज कन्वर्टर का एफिशिएंसी लो होता है, इसका एफिशिएंसी हाई होता है। इट रिक्वायर सिंगल फेज पावर, इसमें सिंगल फेज पावर का रिक्वायरमेंट होता है, इसमें 3 फेज पावर का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि ये 3 फेज है। इसका टफ जो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन फैक्टर वो कम होता है, इसका टफ जो होता है वो मोर होता है। मतलब इसमें सिंगल फेज में लगभग चीज़ लो ही होता है, और 3 फेज में वो हमेशा हाई होता है। यहाँ पर देखिए क्या इट है, लेस PIV मतलब पीक इन्वर्स वोल्टेज, इसका जो हमारा PIV होता है वो मोर होता है। ये लेस एक्सपेंसिव होता है, ये मोर एक्सपेंसिव होता है। कंस्ट्रक्शन सर्किट एंड मॉन्टिंग EGG, इसमें कंस्ट्रक्शन सर्किट और मॉन्टिंग आसान होता है, जबकि हमारा 3 फेज कन्वर्टर में कंस्ट्रक्शन सर्किट और मॉन्टिंग सर्किट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। इट रिक्वायर्ड सिंपल ट्रिगरिंग सर्किट, इसमें सिंपल ट्रिगरिंग सर्किट होता है, क्योंकि सिंगल फेज का है इसलिए छोटा सा ट्रिगरिंग सर्किट से काम चल जाता है। लेकिन इसमें जो होता है वो कॉम्प्लेक्स ट्रिगरिंग सर्किट का आवश्यकता होता है। इसमें मिड पॉइंट कन्वर्टर रिक्वायर्ड 2 SCR, जो सिंगल फेज होता है इसमें मिड पॉइंट कन्वर्टर में 2 SCR होता है, और हमारा ब्रिज कन्वर्टर में 4 SCR होता है, जो कि आप देखे हैं। जबकि हमारा 3 फेज में जो होता है वो मिड पॉइंट कन्वर्टर में 6 SCR होता है, और ब्रिज कन्वर्टर में भी 6 SCR होता है, मतलब दोनों में 6 SCR होता है। ये इसका बेसिक डिफरेंस हो गया। ये डिफरेंस बहुत ही ईजी पॉइंट लिए हैं, ताकि आपको 1 से 2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, और आसानी से आप लिख सकते हैं। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे एंड होता है। अगर किसी को कोई भी कंप्लेन हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमें बता सकते हैं। और आज का क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करिएगा। जब वीडियो ख़त्म हो जाए उसमें भी जाकर आप कमेंट करिएगा, ताकि जो स्टूडेंट कमेंट को देखते होंगे तो उनको लगे नहीं रियली में क्लास बेहतरीन था और मज़ा आया क्लास को, तो वो भी लोग जो नहीं देख पाए किसी कारण से वो भी क्लास को देख सकें। आज के क्लास में एनी डाउट, एवरीथिंग इज क्लियर? देख पाए किसी कारण से वो भी क्लास को देख सकें। आज के क्लास में एनी डाउट, एवरीथिंग इज क्लियर?
हाफ वेव फ्री व्हीलिंग डायोड छूट गया नहीं, उसको हम छोड़ दिए हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट था उसी को पढ़ा रहे हैं हम, यहाँ पर सिलेबस खत्म नहीं कर रहे हैं। नहीं, उधर के नहीं है राहुल। फ्री व्हीलिंग डायोड छूट गया नहीं, उसको हम छोड़ दिए। जो हम छोड़े हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सिलेबस तो खत्म नहीं कर रहे हैं रवि, मैसेज डिलीट करने की कोई बात नहीं है। मतलब हम यहाँ पर सिलेबस तो टोटली डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे हैं ना। अगर सिलेबस डिस्कस करने लगे तब तो फिर बहुत समय लगेगा। अच्छी तरीके से पूछिए, जो स्टूडेंट जो हमारे बैच के वो लोग भी जानते होंगे कि अच्छी तरीके से जब हम पढ़ाए हैं तो हर एक कन्वर्टर को अलग अलग वीडियो में बताए हैं, और फ्री व्हीलिंग डायोड वाला भी कन्वर्टर को हम बताए हैं। नहीं तो आप लोग जो मेरे कोर्स के हैं वो बता सकते हैं कि फ्री व्हीलिंग डायोड का हम जो कन्वर्टर था उसको हम बताए हैं कि नहीं उसका यूज करके। तो यहाँ पर हमें सिलेबस तो खत्म करना नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ देखना है। चांस तो कम है, नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन होता है वही जनरली पूछता है। तो यहाँ पर जितना आपको पढ़ाए हैं, जो भी हम आरएल लोड के लिए पढ़ाए हैं, जब क्वेश्चन टफ करेगा तब वो आपको आरएल लोड देगा, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आर लोड के लिए देगा। चांस तो कम है, नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन होता है वही जनरली पूछता है। एनी डाउट और किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? आरएल लोड के लिए पढ़ाए हैं, जब क्वेश्चन टफ करेगा तब वो आपको आरएल लोड देगा, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आर लोड के लिए देगा। एनी डाउट और किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? थैंक यू आनंद, ऐसा कुछ है नहीं, बस हम अपना 100% यूटिलाइज करने का कोशिश करते हैं कि हम जो दे रहे हैं वो 100% दें। वाई यूज फ्री व्हीलिंग डायोड पूछ सकता है। फ्री व्हीलिंग डायोड का एक वीडियो हम डालेंगे कि फ्री व्हीलिंग डायोड क्या है, इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। इसको हम लोग जब एप्लीकेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डाल देंगे। हम आज हमसे छूट गया फ्री व्हीलिंग डायोड का, दे देंगे। रवि कुमार टेंशन नहीं लीजिए, जितना हम आपको करवा कर भेजते हैं अगर उतना पर आप अच्छी तरीके से अमल करके मतलब अच्छी तरीके से अगर ध्यान देकर जाइएगा तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो अदर स्टूडेंट है जो कहीं और पढ़े होंगे उनसे आपका बेटर मार्क्स रहेगा। या आप हमसे लिख कर ले लीजिए, वो हम अपडेट कर देंगे 6 बजे के बाद ही होगा, क्योंकि 2-2:30 तो अभी खुद ही बज गया है, तो कम से कम 2 से 3 घंटा रिलैक्स भी तो करना है। पीएम मोदी शाम में क्लास 6 बजे के बाद होगा, वो हम इन्फॉर्म कर देंगे आपको कम्युनिटी में पोस्ट डालकर, या फिर शेड्यूल कर देंगे क्लास। जो आप लोग थोड़ा 6 बजे के बाद एक बार चैनल को चेक कर लीजिएगा। तो आज के क्लास का पीडीएफ जो है वो थोड़ा सा लेट लोड होगा, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ये लोड हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक पेज को हमको ऐड करना है। तो नहीं तो ये पेज को छोड़कर बाकी का हम पीडीएफ को लोड कर देंगे। मोदी जी धीरे धीरे कमेंट कहीं नहीं करते हैं। आज के क्लास का पीडीएफ जो है वो थोड़ा सा लेट लोड होगा, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम। तो ठीक है, आज के क्लास को एंड किया जाए, मिलते हैं शाम में 6 बजे के बाद, कभी भी मिल सकते हैं। आप लोग एक बार चैनल को चेक करते रहिएगा। वैसे हम मैसेज कर देंगे, जो अपना ग्रुप है उसमें भी मैसेज कर देंगे, ऐप एप्लीकेशन का जो ग्रुप है, और साथ ही साथ हम कम्युनिटी में भी पोस्ट कर देंगे कि शाम का क्लास कितने बजे से होगा। ठीक है, आज के क्लास को एंड किया जाए। नहीं, अब अभी क्लास नहीं होगा, अब शाम में क्लास होगा। कभी भी मिल सकते हैं आप लोग, लक्ष्य से जेई। ठीक है, वैसे हम मैसेज कर देंगे। आप लोग बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बेहतरीन ढंग से जितना हो सके अच्छे से बस पढ़ते रहिए। और जहाँ पर भी दिक्कत हो, बहुत बढ़िया शुभम कुमार, और आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। थर्ड सेम का जो वीडियो है, थर्ड सेम का जो भी वीडियो है उस पर कोई खास हमको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो आप लोग को चाहिए कि उसको थोड़ा शेयर करें अपने दोस्तों में, चाहे जो आपका जूनियर है उनमें शेयर करिए, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा, तभी तो हम वीडियो बना पाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, आप लोग सपोर्ट नहीं करते। थर्ड सेम का सभी को गुड बाय।
थर्ड सेम का जो भी वीडियो है बाय उसमें बाय। कोई खास